हेलो एवरीवन। तो गाइस सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे फास्ट ट्रैक रिवीजन सीएमए इंटर ग्रुप 1 के बिजनेस लॉ और एथिक्स वाले पेपर के अंदर। तो गाइस लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपने पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग रिवीजन कर लिया था कुछ टॉपिक्स का। अप टू आई कैन यूज द वर्ड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स तक हम पढ़ चुके थे। आज इस एक्ट के बाकी वजह कंसेप्ट को रिवाइज करके इस एक्ट को खत्म कर लेंगे हम लोग, और साथ साथ में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो आइए गाइस बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपनी पार्ट को, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पूरा चार्ट भी बनाया था। रिमेंबर दैट, ये पूरा चार्ट बिल्टअप किया था और साथ में हमारे पास में हमने इसके बाकी टॉपिक भी रिवाइज किए थे। अब इसी में आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। हमारा यहां तक पार्ट हो गया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला पार्ट बनता है बेटा हमारे पास में, यहां से शुरू करने वाले हैं लायबिलिटी ऑफ टू थर्ड पार्टी। द लायबिलिटी ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी, यहां शुरू करने वाले क्या क्या करने वाले, सुनो ध्यान से। हम पढ़ने वाले बेटा लायबिलिटी थर्ड पार्टी के लिए क्या बनती है फर्म की, नंबर 1। फिर हम करने वाले हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफरी के राइट्स क्या बनते हैं। हाँ, वही ट्रांसफरी कि अगर कोई पार्टनर मर गया, डेथ हो गई, तो डेथ के बाद में उस ट्रांसफरी को क्या क्या मिलेगा और क्या क्या राइट उसके बनते हैं, और किन किन राइट्स के ऊपर उसका अधिकार नहीं बनता, ये भी जानोगे ध्यान से। नंबर 2। नंबर 3 हम पढ़ेंगे इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, मतलब वो अथॉरिटी जो लिखी नहीं गई, बताई नहीं गई, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड है कि उसे हर एक पार्टनर को फॉलो करना पड़ेगा। दैट ईच एंड एवरी पार्टनर इज बाउंड टू फॉलो दी अथॉरिटीज, उन्हें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो हमें ब्रीच वाले क्वेश्चन टॉपिक पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताइए भैया कि कौन कौन से टॉप प्रोविजंस ऐसे हैं, कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जहां पर कहा जाएगा पार्टनर्स ने अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी पूरी नहीं करी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फिर हम पढ़ेंगे हमारे पास में रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, उसके कॉन्सिक्वेंस वाला टॉपिक। ओके, फिर हम लास्ट में कवर करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म और उसके मोड्स, और साथ में करेंगे सेटलमेंट। तो इसके बाद में हमारा पूरा पार्ट, ये पूरा एक्ट प्रॉपर्ली हर एक कंसेप्ट रिवाइज हो चुका होगा। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। हमारे पास बेटा आज वाला पार्ट हमारे पास बनता है कि लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। अब एक क्वेश्चन मेरा बनता है कि थर्ड पार्टी के लिए लायबिलिटी किसकी बात कर रहा है, क्या इंडिविजुअल पार्टनर की बात कर रहा है या पूरी फर्म की बात कर रहा है। दोनों बात सुनो ध्यान से बेटा। अब एक बात बताओ, नॉर्मली एक वर्ड हमने डे 1 पे सीखा था, अब सुनो ध्यान से बात को। चलो इसका भी चार्ट बनाते हैं, ठीक है। टॉपिक हेडिंग बना रहा हूं मैं, लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ये पूरा टॉपिक क्या है, द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म की लायबिलिटी किसके लिए, टू द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के लिए। तो एक क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जाता है आपसे, जो मैं पूछना चाहता हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले कि बेटा यहां पर इस थर्ड पार्टी का मतलब क्या है। पार्टनरशिप एक्ट में थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, सोचो, थिंक अबाउट दिस। क्या ये वही मीनिंग है जो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते थे? आंसर इज नो। सुनो 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 बेटा, पार्टनरशिप एक्ट में थर्ड पार्टी का मतलब होता है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, हु इज नॉट ए पार्टनर। ऑलवेज रिमेंबर, ये डेफिनेशन में मेंशन किया गया है, हु इज नॉट ए पार्टनर। जो व्यक्ति पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं है ना, उसे थर्ड पार्टी कहा जाता है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। अब इन शॉर्ट, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो सप्लायर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, मतलब जिससे भी डीलिंग की जा रही है, वो व्यक्ति जो पार्टनर नहीं है वो क्या कहलाएगा, वो थर्ड पार्टी कहलाता है। तो यहां पर एक बात आती है कि सोच के बताओ, अगर फर्म या उसके किसी भी पार्टनर ने, क्योंकि नॉर्मली जब फर्म वर्ड लिखा जाए, फर्म का मतलब होता है ऑल दी पार्टनर्स, एज यू नो दिस। फर्म का मतलब ही क्या है, सारे के सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली, कलेक्टिव फॉर्म में कहा जाता है फर्म, ठीक है। इंडिविजुअली कहा जाता है पार्टनर, ऑब्वियसली बात है। अब एक क्वेश्चन आया कि यहां पर ये फर्म या किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या बनती है थर्ड पार्टी के लिए। तो कॉमन सेंस है, नंबर 1 हम बात करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज की। फर्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज की। सर कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब यहां पर क्या है बेटा, कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब है कि आप जानते हो पार्टनरशिप डीड, याद है, नॉर्मल एक वर्ड पढ़ते हैं हमारे पास में कि पार्टनर्स के बीच के रिलेशनशिप को, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया था कि प्रॉफिट शेयर करेंगे बिजनेस के, उसके म्यूचुअल एजेंसी के रूप में काम करेंगे, याद आया। तो वो जो अग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उससे कुछ लीगल ऑब्लिगेशन बन के आती है, जो हमने पढ़ा भी था, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, रिमेंबर। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में एक पार्ट कॉमन निकल के आता है कि अगर मान लीजिए फर्म या उसके किसी भी पार्टनर ने, सुनना ध्यान से बात बेटा, फर्म या उसके किसी भी पार्टनर ने अगर थर्ड पार्टी से डीलिंग की है, कोई लेन देन किया है, उससे पैसा लिया, लोन लिया एग्जांपल के लिए, या प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है, तो ऐसे सारे केसेस के अंदर जहां पार्टनर्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो सोच के बताओ, अगर किसी भी फर्म में कोई एक पार्टनर भी फर्म के लिए, फर्म के नाम को यूज करके, फर्म के नाम पे बिहाफ पे यूज करके, फर्म के बेनिफिट के लिए अगर कोई भी डीलिंग करता है और वहां पर अगर नुकसान हो गया, सुनना, काम किया, अगर मैं पार्टनर हूं मान लो, तो मैंने काम किया फर्म के लिए, बट काम किया फर्म के लिए, बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूं, बट अगर वो बेनिफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया,
तो क्या वो लॉस अकेला मैं बियर करूंगा? आंसर इज नो। नॉर्मल केसेस में क्या बोलते हैं भैया, सिंपल सी बात, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म का लीगल स्टेटस है। तो पॉइंट क्या बोलता है कि नॉर्मल केसेस में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स और इंडिविजुअल पार्टनर, याद रखना, मतलब ऑल दी पार्टनर्स, आई कैन यूज दी वर्ड, और जब मैं ऑल दी पार्टनर बोलता हूं मतलब फर्म बोलता हूं, तो पूरी की पूरी फर्म या कोई पार्टनर इंडिविजुअली भी उसने अगर काम किया, सेवरली और सेपरेटली भी, वो क्या होता है बेटा हमारे पास में लायबल होता है, उसकी लाइबिलिटी बनती है। याद रखना, क्योंकि ऑब्वियस आप जानते हो, एक वर्ड पढ़ते हैं कि लाइबल क्यों होते हैं, द रीजन इज अगेन हियर, क्योंकि यहां पर म्यूचुअल एजेंसी वाला कंसेप्ट है। पार्टनरशिप है तो आप एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट हो, और जब म्यूचुअल एजेंट हो तो अगर फर्म में नुकसान हुआ तो नुकसान लॉस आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक प्रोविजन है जहां बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी वाला पार्ट। ठीक है, नंबर टू। अब नंबर टू यहां पर आया, मुझे बताओ, अगर किसी पार्टनर ने अपना कोई मिसकंडक्ट किया, द वर्ड इज कॉल्ड, इफ एनी पार्टनर इन्वॉल्व इन मिसकंडक्ट मतलब फ्रॉड की, एग्जांपल के लिए द फ्रॉड विद थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी के साथ में कोई फ्रॉड करता है, ठीक है, सबने नहीं किया, किसी एक पार्टनर ने किया, किसी एक पार्टनर, एग्जांपल मान लो मैंने किसी से लोन ले लिया फर्म को नाम यूज करके, और वो लोन मैं पर्सनल अपने लिए यूज कर रहा हूं, मतलब इन शॉर्ट नाम यूज किया फर्म का, नाम भी लिया फर्म का कि फर्म में पैसे की रिक्वायरमेंट, कहां से खर्चा पूरा करेंगे, लोन दे दो, तो फर्म के नाम पर लोन मिल गया, लेकिन लोन का पैसा मैं अपने बैंक अकाउंट में डाल देता हूं। अब यहां पर जब वो बंदा बोला भाई पैसे, बोले मेरे पास तो नहीं है पैसे, इन शॉर्ट मेरा मिसकंडक्ट, अगर मान लो मैं कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा हूं जो कि मेरे मिसकंडक्ट के रूप में काउंट हो रहा है, तो क्या यहां पर पूरी फर्म लायबल है क्या? आंसर इज नो। ओनली दैट पार्टनर जिसने ऐसा किया, ओनली दैट पार्टनर, वही पार्टनर लायबल है जो हु इन्वॉल्व इन मिसकंडक्ट। याद रखना, वही लायबल है जो कि इस मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व था। याद रखना, आप जानते हुए पढ़ा भी था हम लोगों ने, दैट पार्टनर शुड इंडेमनीफाई, वर्ड आता है ना इंडेमनीफाई, मतलब कंपनसेट उसी को करना पड़ेगा। ओके, आगे आता हूं। तीसरा वर्ड मुझे बताओ, अगर मान लो कोई पार्टनर, एनी पार्टनर, किसी पार्टनर ने कोई बिजनेस किया, सुनना, किसी पार्टनर ने कोई बिजनेस किया, कब बिजनेस किया? बिजनेस किया जब वो फर्म में था, मतलब while he is in the firm, while he is in the firm, सेम फर्म में थे और सेम फर्म के कंपटीशन में कोई बिजनेस कर रहे हो, एक बिजनेस कर रहे हो, कौन सा बिजनेस बोल रहा हूं मैं? कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहे हो, फर्म में रहते हुए फर्म का कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसे केस में अगर मान लो वहां से जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो, बताओ बेटा बताओ उस प्रॉफिट का क्या होगा, सोचो, गैस करो। पहला पॉइंट क्लियर, नंबर वन सब लायबल होते हैं, नंबर टू इंडिविजुअल ने मिसकंडक्ट किया तो वो अकेला लायबल है, नंबर थ्री बोलता है किसी पार्टनर ने कोई कॉम्पिटिंग बिजनेस किया जो फर्म कर रही थी, फर्म में रहते हो, घर के मेंबर हो और अपने घर के बिजनेस के अगेंस्ट में बिजनेस चला रहे हो, और वहां से तुम्हें कोई प्रॉफिट मिलता है। एग्जांपल के लिए वो बिजनेस आपने कैसे चलाया? वो बिजनेस आपने चलाया फर्म के नाम को यूज करके। अब बताओ मुझे, तो प्रॉफिट का क्या होगा? आंसर इज, यहां पर लायबिलिटी क्या बनती है गाइस? दैट प्रॉफिट मस्ट बी रिटर्न, ये प्रॉफिट एज पर द लॉ रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न टू द फर्म। जिस फर्म के आप पार्टनर होते हो उसी फर्म को आपको रिटर्न करना होता है, अगर आपने उस फर्म का नाम यूज करके पैसा लिया था। तो गाइस सिंपल सी बात है, चाहे किसी से डीलिंग किया आप लोगों ने, थर्ड पार्टी डीलिंग भी किया, तो उस केस में भी याद रखना, हो सकता है एग्जांपल मानो, सोचो जिस फर्म के पार्टनर थे, आपने एक नया बिजनेस खोला, उसी फर्म के जो क्लाइंट्स थे, कस्टमर्स थे, उन्हीं से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, तो वो प्रॉफिट आपका नहीं है, वो प्रॉफिट आपकी उसी फर्म का है जिसका नाम आपने यूज किया। तो गाइस ये एक चार्ट बन जाता है हमारे पास में कि थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ लायबिलिटी बनती है। आओ पढ़ भी लेते, इसको देख भी लेते हैं। कह रहा पढ़ना ध्यान से, नॉर्मल केस में क्या बोला? नंबर वन बोला भैया जॉइंटली और सेवरली सभी थर्ड पार्टी के लायबल होते हैं जितने फर्म के मेंबर होते हैं, क्योंकि सारे के सारे काम अगर आपने अथॉरिटी के अंदर रह के किए, इन शॉर्ट का मतलब जो आपकी एपरेंट अथॉरिटी है, जो आपकी एपरेंट अथॉरिटी मतलब क्या कि आप यूज द नेम ऑफ द फर्म, हर एक पार्टनर की अथॉरिटी क्या है? यूज द नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम यूज करना, या जो भी डीलिंग कर रहे हो उसमें फर्म को बाउंड करना, बाउंड द नेम ऑफ द फर्म, आई कैन यूज बाउंड द नेम ऑफ द फर्म। तो अगर ऐसा करते हो तो सारे के सारे पार्टनर लायबल होते हैं। तो ड्यूटी डिवाइड की नंबर वन क्या बोलते हैं? फर्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास में कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, रिवाइज करा रहा हूं। कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी मतलब क्या है भैया? सिंपल सी बात है, कोई भी काम कर रहे हो तो पूरी एक्ट के घर के किसी भी काम के लिए सारी की सारी फर्म लायबल होती है अपने दूसरे पार्टनर काम के लिए। नंबर टू, या एक्ट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात, कोई काम आपने किया, कुछ भूल गए आप, लेकिन आपका पर्पस, आपकी इंटेंशन फ्रॉड करने की नहीं थी, फर्म को बेनिफिट पहुंचाने की थी, तो ऐसे केस में पूरी फर्म लायबल होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। नंबर टू आता है लायबिलिटी फॉर टोट और रॉन्गफुल एक्ट। नॉर्मली गाइस टोट का मतलब होता है, लिख लो, टोट का मतलब होता है हार्मफुल एक्शन,
द वर्ड इज कॉल्ड हार्मफुल एक्शन पनिशेबल। सर हर जगह मतलब यही रहेगा? यस, पनिशेबल अंडर द लॉ, ऐसे एक्शन जिनके लिए पनिशमेंट है। मुझे बताओ, क्या फ्रॉड के लिए पनिशमेंट नहीं है क्या? है सर। सेक्शन 447 और 447 डिफाइन करता है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। फ्रॉड का मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मीनिंग डिफाइन किया सेक्शन नंबर 17 के अंदर। सेक्शन नंबर 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड डिफाइन किया गया। बट सेक्शन 447 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, जहां पर 10 साल तक की जेल आपको है और 3 गुना तक का फाइन लग सकता है आपके ऊपर। तो क्वेश्चन ये आया कि अगर ऐसे कोई भी एक्टिविटी में कोई पार्टनर इन्वॉल्व मिलता है, तो दो केसेस आते हैं गाइस, समझना यहां पे दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये आती है कि अगर वो काम फर्म के लिए किया गया, मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, आपने ऐसा कुछ किया कि फर्म के बेनिफिट के लिए काम कर रहे थे, बट वो रॉन्गफुल एक्ट में कन्वर्ट हो गया, अब वो काम आपका गलत तरीके से चला गया, तो फर्म का नाम यूज अगर किया तो याद रखना ऑल दी पार्टनर, तो उस केस में सारे पार्टनर लायबल होते हैं। लेकिन अगर यही काम आपने अपने इंडिविजुअल पर्पस के लिए किया, या आई कैन यूज द वर्ड फॉर पर्सनल गेन के लिए किया, तो उस केस में फर्म लायबल नहीं होती। तो ओनली क्या होता है उस केस में? ओनली दैट पार्टनर जिसने वो फ्रॉड किया, मिसकंडक्ट किया, वो लायबल होता है। तो याद रखना, टोर्ट या मिसकंडक्ट वाले पार्ट में सब लायबल कब होंगे? अगर फर्म के लिए काम किया था, गलती हो गई, कोई नुकसान हो गया थर्ड पार्टी को, तो वहां पर लायबिलिटी किसकी होगी? सबकी होगी। बट अगर इंडिविजुअल के लिए किया तो मिसकंडक्ट काउंट होगा। कब बोल रहा है? पढ़ना लाइन, क्या कह रहा है? पढ़ना कह रहे फर्म इज लायबल फॉर द लॉस और इंजरी कॉज टू थर्ड पार्टी बाय रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ए पार्टनर। बट कब वो काम कब किए गए? अगर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब होता है भैया बिजनेस के अंदर रह के, बिजनेस के काम में आपने वो एक्टिविटीज लिए या आपने स्टेप लिए। नंबर 2, आपके पास अथॉरिटी भी थी उन कामों करने के लिए, तो ऐसे केस में लायबिलिटी किसकी है? सारे पार्टनर की लायबिलिटी, फर्म की लायबिलिटी बनती है। बट यहीं पर मैंने एक ऑथर नोट भी दिया नीचे, इसके अंदर देख पा रहे हैं, ये ऑथर नोट मैंने मेंशन किया, अगर ये काम किया गया था बाकी पार्टनर्स को नहीं पता था, आप पर्सनल गेनिंग के लिए कर रहे, तो उस केस में इंडिविजुअल लायबिलिटी बनती है। दैट मींस यू आर नॉट हैविंग द एपेरेट अथॉरिटी। लिखा भी पॉइंट है, पढ़ना लिखा पॉइंट, जहां पर वन पार्टनर इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ एपेरेंट अथॉरिटी, जहां पर अथॉरिटी नहीं थी आपके पास में, आपको वहां पर पर्सनली लायबल होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये बनता है लायबिलिटी नंबर 2, मिसकंडक्ट के लिए भी आप पर्सनल लायबल हो और फर्म भी लायबल होगी, कब होगी ध्यान रखना। ओके, आगे आता हूं। थर्ड वन इज कॉल्ड लायबिलिटी फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ बाय ए पार्टनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन? एग्जांपल के लिए मान लो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो आपने कोई लोन लिया, तो लोन फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, एग्जांपल लोन फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, अब सुनना ध्यान से बात को, थर्ड पार्टी से कोई लोन लिया, या फिर आपने थर्ड पार्टी से कोई परचेज किया, आपने असेट खरीद ली, कोई मशीन ले ली, एग्जांपल फर्नीचर ले लिया, तो असेट मतलब प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या लोन ले रहे हो। अब यहां पे दो बातें हैं, अगर वो प्रॉपर्टी या वो लोन आपने फर्म के लिए लिया, सब पार्टनर को पता रहा कि फर्म में पैसा चाहिए था, तो भैया लायबिलिटी किसकी है? पूरी फर्म की है। बट अगर वो पार्ट में बोलूं कि यहां पर थर्ड पार्टी से आपने क्या किया? अपने बेनिफिट के लिए लिया, तो अगेन जहां जहां अपने बेनिफिट के लिए काम किया और नाम यूज किया फर्म का, ऑलवेज रिमेंबर वहां पर अकेला वो पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा, पूरी फर्म इंडेमनीफाई नहीं करती है बेटा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा किसका था? ये 3 पार्ट में पढ़ने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टी। गाइस, जो मैंने यहाँ पे अपने बुक में लिखा हुआ है पूरे पार्ट में, यही पार्ट मैंने आपको चार्ट के थ्रू बता दिया, 1 2 3 वाला पार्ट। देन आगे आता हूँ। The next topic is rights of transferee। ये टॉपिक पे लिख लेना है, इट इज इंपॉर्टेंट वन। मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, आई एम यूजिंग द वर्ड इंपॉर्टेंट है गाइस, समझना। तो ट्रांसफरी के राइट के बारे में तो हमने लास्ट सेशन में भी बात किया था, याद करो कि ट्रांसफरी कौन? भाई सिंपल सी बात, अगर रिटायरमेंट ले रहे थे, तो रिटायरमेंट के बाद आप जा रहे हो, तो आप कौन हो? आप ट्रांसफरी हो, आप पार्टनर थोड़ी रह जाओगे आप। रिमेंबर, रिटायरिंग पार्टनर चला गया तो जाने के बाद मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेनली ट्रांसफरी वर्ड किसके लिए यूज किया गया? ये यूज किया गया बेटा डेथ वाले केस में। अगर किसी डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ होने के बाद जिसके नाम पर बेनिफिट ट्रांसफर किए जाएंगे उसे ट्रांसफरी कहा जाता है। और यहां पर प्लीज समझना, छोटी सी बात आएगी गाइस। पॉइंट नंबर 1, प्रोविजन नंबर ये कहता है ट्रांसफरी के पास क्या अधिकार है? हमने बात की थी भैया कि ट्रांसफरी के पास अधिकार है कि वो अपने जो डिजीज पार्टनर था, जो मर गया, उसके हिस्से का प्रॉफिट शेयर ले पाएगा। हाँ, ले पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब फर्म अगर डिसॉल्व हो रही है तो उस टाइम पर जितनी उसकी एसेट संपत्ति बनती है, उस संपत्ति के ऊपर भी जो शेयर बनता था उस पार्टनर का, वो भी लेने का अधिकार रखता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये बनता है, क्या कोई ट्रांसफरी के पास ये अधिकार है क्या? क्या किसी ट्रांसफरी के पास ये अधिकार है क्या कि वो फर्म के बिजनेस में इंटरफेयर करे,
या एग्जांपल के लिए उनको बुक ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए बोले, या उन्होंने जो अकाउंट बना के दिया उसको चैलेंज करने की कोशिश करे? आंसर इज नो। ये अधिकार ट्रांसफरी को दिए नहीं जाते। क्यों? सुन लो ध्यान से बात, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि लोग कहता है भैया ट्रांसफरी इज नॉट ए पार्टनर। ट्रांसफरी एक बेनिफिशियरी है, वो कोई पार्टनर नहीं है। वो पार्टनर के बिहाफ पर बेनिफिट लेने के लिए आया है, तो हम उसे पार्टनर ट्रीट नहीं करते। जब पार्टनर ट्रीट नहीं करते तो उसको जो बाकी बेनिफिट जो पार्टनर को मिलते हैं वो राइट उसे नहीं दिए जाएंगे, वो राइट उसे नहीं दिए जाएंगे। तो आओ इसको देखो, ये पूरा रीडिंग का रीडिंग भी कर सकते हो, बट इसी पूरे पार्ट को मैंने एक चार्ट के थ्रू बता रखा था कि चार्ट रीडिंग कर सकते हैं। तो फास्ट ट्रैक पॉइंट ऑफ व्यू, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर ये चार्ट भी पढ़ लेंगे तो इसमें सब कुछ वही लिखा है जो ऊपर पढ़ाया है मैंने। ठीक है, अब पढ़ते हैं पार्ट नंबर 1, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप चल रही होती है, मतलब एग्जांपल के लिए ट्रांसफरी का मतलब समझ रहे हो? ट्रांसफरी का मतलब वही है भैया, कोई मर गया, डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर मर चुका है, तो पार्टनर के मरने के बाद ट्रांसफरी के क्या राइट्स हैं? अब लेट्स सपोज पार्टनर मर गया बट फर्म ने वही बिजनेस कंटिन्यू किया। याद करो, सीखा था, पढ़ा हम लोग सेक्शन नंबर 35 के अंदर कि डेथ होने के केस में फर्म मतलब बाकी पार्टनर चाहे तो सेम बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये पढ़ा था, राइट है। अब एग्जांपल वही पॉइंट बोल रहा हूं कि अगर सेम बिजनेस को डेथ, एक पार्टनर की डेथ के बाद भी कंटिन्यू किया गया तो वहां पर ट्रांसफरी के क्या राइट बनते हैं? तो राइट नंबर 1, टू रिसीव द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। नंबर 1 राइट क्या है कि डिजीज पार्टनर का जो डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग बनता है वो लेने का अधिकार है। नंबर 2, बाउंड टू एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट अग्रीड बाय द पार्टनर। मतलब याद रखना, बाउंड वर्ड लिखा है, बाउंड वर्ड का मतलब ये है कि भैया यू कैन नॉट चैलेंज, आई कैन यूज द ट्रांसफरी, लिखता हूं द ट्रांसफरी कैन नॉट चैलेंज, ये ट्रांसफरी कैन नॉट चैलेंज, वो चैलेंज नहीं कर सकता, चैलेंज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चैलेंज नहीं कर सकते। जो अग्री कर दिया बाकी पार्टनर्स ने वही पैसा आपको मिलेगा, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। नंबर 1। नंबर 2, और भी क्या पढ़ा था? और पढ़ा था भैया सिंपल सी बात, बुक ऑफ अकाउंट को चेक नहीं कर सकते, इंस्पेक्शन का राइट नहीं है, दैट इज नो राइट टू चेक द बुक ऑफ अकाउंट, चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये चेक करने का राइट नहीं है, ना ही इंस्पेक्शन का अधिकार है, ना चैलेंज करने का अधिकार है। तो पॉइंट है, अगर पार्टनरशिप चल रही है तो अपना प्रॉफिट पकड़ भाई, कैपिटल पे इंटरेस्ट बनता है वो पकड़ भाई और निकल, सिंपल सी बात है। लेकिन 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 सोचो, पार्टनर मर गया, ट्रांसफरी बैठा है, लेकिन जो फर्म थी, अगर पार्टनर डिसाइड किया फर्म को भैया बंद करो, डिसॉल्व कर लेते हैं, एग्जांपल के लिए बाद में फर्म डिसॉल्व हो गई और अभी तक ट्रांसफरी का हिस्सा उसे नहीं मिला था, तो क्या यहां पर सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा? आंसर इज नो। यहां प्रॉफिट शेयरिंग तो नहीं मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग के साथ क्या मिलेगा? सुनना ध्यान से बात को, ऐसे केस में शेयर इन असेट्स भी मिलता है। मतलब जो पार्टनर मर गया उसके हिस्से का जो कैपिटल उसने लगाया था और जो असेट खरीदी गई थी फर्म की असेट्स के अंदर, उसका असेट्स में भी हिस्सा बनता है। नंबर 1। नंबर 2, इस पर्पस के लिए जिस दिन तक आपके पास डिसोल्यूशन हुआ है, तो डिसोल्यूशन की डेट से ही आप हिसाब बनाओगे, होता ना भैया सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, आई कैन यूज द वर्ड डिसोल्यूशन के टाइम पर जब अकाउंट सेटल किए जाएंगे, तो अगर फर्म के अंदर प्रॉफिट बचा हुआ है, बेनिफिट बचे हुए हैं, तो आप पढ़ते हैं कि सेटलमेंट के टाइम पर अगर फर्म प्रॉफिट के अंदर है तो लास्ट में पहले प्रॉफिट बच गया, पहले लोन पे कर दिया आउटसाइडर का, फिर पार्टनर का लोन चुका दिया, फिर भी बच गया, तो वो हिस्सा बांटा जाता है पार्टनर्स में। बट थिंक अबाउट, पार्टनर को तो मिलेगा, बट वो व्यक्ति जो मर गया, जो पार्टनर डेथ हो चुका है, उसके ट्रांसफरी को भी ये अधिकार है कि वो उसके शेयर इन प्रॉफिट को ले सकता है डिसोल्यूशन के बाद भी। इज इट क्लियर गाइस? तो पार्ट है, अगर फर्म चल रही है तो क्या, नहीं चल रही है तो क्या, ये दो ही पार्ट है, यही दो पार्ट मैंने यहाँ पे ऊपर पैराग्राफ पॉइंट में दिए हैं, ये सारी बातें वही लिखी हैं बेटा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये बन गया हमारा पार्ट नंबर 2। तो हमारे दो पार्ट हमारे रिवाइज हो चुके हैं। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट इज इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। सुनो ध्यान से बात को, समझाऊं? आ जाओ बताता हूं। इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, सर क्या ये ड्यूटी से अलग है? ये भी ड्यूटी। सुनना क्या बोल रहा हूं, व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड इंप्लाइड अथॉरिटी, इसका मतलब है इंप्लाइड ड्यूटी। अब बात समझना, एक ड्यूटी तो ऐसी जो बता दी गई कि भैया सिंपल सी बात, इनके लिए बाउंड हो, हमने पढ़ा ना राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर, तो ड्यूटी में क्या था कि वो ड्यूटी जिनके लिए आप ऑब्लाइज्ड हो, आप ऑब्लिगेशन के अंदर हो कि आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी। बट इंप्लाइड का मतलब है अगर नहीं भी बोली गई, एग्जांपल के लिए पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अंदर अगर इन्हें नहीं भी लिखा गया तो भी अंडरस्टूड है कि आपको बीइंग ए पार्टनर उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। पड़ेगा भैया, पड़ेगा। आओ बात करते हैं, तो क्या पढ़ना है इसके अंदर। टॉपिक नंबर 3 पे आता हूं, ठीक है, दो पार्ट हमारे हो गए। नेक्स्ट इज कॉल, चार्ट बनाएंगे इसका रिवाइज के पॉइंट से, इंप्लाइड अथॉरिटी। इंप्लाइड अथॉरिटी बात कर ली जाए भैया, चलो
सुनो सुनो सुनो, हर एक पार्टनर की एक इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। सुनना, इम्प्लाइड वर्ड लिखने का मतलब क्या हुआ और ड्यूटी का मतलब क्या हुआ, ये डिफरेंस भी समझ लो ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे टॉपिक्स के अंदर। जब ड्यूटीज ऑफ पार्टनर कहा जाता है, ड्यूटी का मतलब होता है एक्सप्रेस ड्यूटीज, बोलकर या लिखकर एक्ट में बता दी गई कि ये आपको फॉलो करना है। बट ऐसी कुछ ड्यूटीज जिसके लिए बोला नहीं गया बट फिर भी अंडरस्टूड है, प्रिज्यूम्ड है बाय लॉ की होनी चाहिए। मतलब क्या है? तो नंबर वन, सुनना ध्यान से बात को। पहली बात आती है कि भैया इंप्लाइड अथॉरिटी होती क्या है। सुनो ध्यान से गाइस, इंप्लाइड अथॉरिटी में दो बातें याद रखना। पहली बात क्या होती है, दैट एवरी पार्टनर इज हैविंग एन इंप्लाइड अथॉरिटी। ये लाइन का मीनिंग है, लिखोगे ऐसे, दैट एवरी पार्टनर हैज एन इंप्लाइड अथॉरिटी। क्या? पहला है टू कैरी ऑन द बिजनेस। फर्स्ट इज कॉल्ड टू कैरी ऑन द बिजनेस, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। फर्म के बिजनेस को चलाओ फर्म टू इट्स ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, टू इट्स ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। मतलब क्या हुआ? मतलब भैया तुम्हारे कंट्रीब्यूशन से एक फर्म को जितना बेनिफिट मिल सकता था उतना फेथफुल होके तुम्हें उस फर्म के बिजनेस को चलाना है। इन शॉर्ट, फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो सके, उसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। एक फर्म को पार्टनर्स के होने से, पूरी फर्म फर्म मतलब बाकी पार्टनर्स को, इन शॉर्ट सबको जो मैक्सिमम बेनिफिट हो सके उस तरीके से बिजनेस को कैरी ऑन मतलब चलाया जाए। कैरी ऑन मतलब कैरी ऑन है ना, चलाया जाए। ये फर्स्ट ड्यूटी बनती है और ये अंडरस्टूड है भाई, अगर नहीं भी लिखा तो भी कॉमन है। अब एग्जांपल ये थोड़ी बोलोगे अरे नहीं पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा ही नहीं था बिजनेस ढंग से चलाना है। कॉमन चीज है, अगर बिजनेस है, सारे साथ में आए हो, प्रॉफिट शेयरिंग करोगे, म्यूचुअल एजेंट हो, तो ये ड्यूटी तुम्हारी है कि तुम्हें फर्म को बेनिफिट के लिए सोचना है। ये नहीं कि अपना पर्सनल प्रॉफिट सोच रहे हो, ये नहीं करना। तो फर्स्ट बनता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए प्लान करो, स्टार्ट करोगे। नंबर टू इज मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस, दैट इज कॉल्ड यूज द नेम ऑफ द फर्म। सबसे बड़ा ये है, यूज द नेम ऑफ द फर्म। फर्म के नेम को यूज करोगे। अब वो फर्म का नाम आप चाहे एक्सप्रेस फॉर्म में यूज करो, एक्सप्रेसली यूज करो, या आप इंप्लाइड फॉर्म में यूज करो, बट आपके किए गए कोई भी काम, कौन सा भैया, इन द कंडक्ट, आई कैन यूज द वर्ड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सुनो सुनो सुनो, फर्म के बिजनेस के अंदर पार्टनर जो भी सारा काम कर रहे हैं भैया तुम्हारी ड्यूटी है। किसी ने अगर तुम्हें नहीं भी कहा, एग्जांपल मुझे बताओ, किसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ था कि आप जब भी कोई फर्नीचर खरीद के लेके आओगे, गाड़ी खरीद के लेके आओगे, लैंड खरीदोगे तो फर्म का नाम के लिए यूज करोगे, ऐसी बात नहीं लिखी हुई थी। तो क्या ये अंडरस्टूड नहीं है क्या कि अगर फर्म के लिए कोई भी काम किया जा रहा है, फर्म के लिए कोई भी काम किया जा रहा है, तो ये दोनों चीजें, ये दोनों ड्यूटी आपको पूरी करनी ही होंगी। बोलो हाँ है ना, करनी होंगी सर। अगर सुनो सिंपल सी बात, तो इसी को बोलते हैं, इन दोनों को ही बोलते हैं बेटा इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। तो वर्ड भी आता है दैट एवरी पार्टनर इज बाउंड टू परफॉर्म दिस टू ऑब्लिगेशन वेदर दे आर नॉट एक्सप्रेस। चाहे लिखी हो ना लिखी हो, आपको इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। ये बन गया मीनिंग ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। पहला बात, अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा था, अब से दोनों याद रखना बेटा इसके अंदर, ठीक है। अब आया बात, मुझे बताओ, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि अगर किसी पार्टनर ने, सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर किसी पार्टनर ने इन दोनों में से किसी भी पार्ट को फॉलो नहीं किया, बताओ अब फॉलो ना करने का मतलब क्या है कि आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो, कोई लोन चल रहा था, कोई केस चल रहा था, एग्जांपल फर्म ने किसी और पे डाल रखा था, ये पढ़ोगे भी आप इस बारे में। तो अगर वहां पर आपने फर्म का नाम यूज नहीं किया, तो फर्म का मतलब बाकी पार्टनर्स को बताए बिना आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हो जिससे फर्म को नुकसान होता है और वो डेलिबरेटली जानबूझ कर ले रहे हो आप, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन इज, उसे क्या बोलेंगे बेटा, उसे बोलेंगे ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। अगर आप इसका बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। इन शॉर्ट, अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हो जहां पर आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी टूट रही है, उसे ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी कहा जाता है, या इसी टॉपिक को हम बुक में पढ़ते हैं एक्सेप्शंस के नाम से, द एक्सेप्शंस ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। इसी टॉपिक को एक्सेप्शन या ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी के नाम से पढ़ा जाता है। क्लियर है गाइस? तो मीनिंग क्लियर हुआ किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोविजन के बारे में कि कौन कौन से पार्ट हैं जो कि इंप्लाइड अथॉरिटी के ब्रीच के प्रोविजन कहलाएंगे, ब्रीच के प्रोविजन कहलाएंगे। आओ थोड़ा सुन लो, पहले इस चार्ट में तो मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा पूरे पार्ट को, ठीक है। आओ बात करते हैं। पहला सुनाओ, नंबर 1,
गाइज मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप अपने आप से, ठीक है, और अज्यूम करना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, अज्यूम करना है वीडियो देख के इस टाइम पे। गाइज टेल मी प्लीज, सुनो ध्यान से बात को। अगर मैं एक पार्टनर हूं, मान लो एग्जांपल हम सब पार्टनर हैं, ठीक है, बट मैं एक पार्टनर, तुम में से, हम सब में से मैं अकेला एक पार्टनर जिसका दिमाग है ना टेढ़ा चलता है, ठीक है, टेढ़ा मतलब, अब सुनो टेढ़ा दिमाग क्या है मेरा। तुमने मुझे कुछ अधिकार दिए थे कि काम करो भैया, फर्म का अकाउंट्स वाला हिसाब तुम संभाल लो, मतलब ओके भैया संभाल लूंगा। अब क्या किया तुमने, कहा था फर्म का बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। अब मैंने अकाउंट तो ओपन करवाया बट अकाउंट में सिर्फ अपना नाम लिखवाया। तो क्वेश्चन इज गाइस कि पूरा पैसा मेरे अकाउंट में पहुंचेगा, काम सब करेंगे, सिंपल सी बात। तो क्वेश्चन इज ओपन ए बैंक अकाउंट, आई कैन यूज द वर्ड ओपन ए बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट खुलवा रहा हूं इन हिज ओन नेम। अगर कोई पार्टनर अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है, वो भी किस पे, बिहाफ ऑफ द फर्म, मतलब फर्म के बिहाफ पर। अकाउंट बिजनेस फर्म का बट अकाउंट मेरा। तो गाइस कैन यू प्लीज टेल मी, क्या ये भी ब्रीच कहलाएगा, हाँ या ना? ऑब्वियस यस सर। कि अपने नाम से कोई पार्टनर अगर अकाउंट खुलवाता है वो भी फर्म के बिहाफ पर, ऑलवेज रिमेंबर इट इज टर्म्ड एज ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, नंबर 1। नंबर 2 बताओ, अक्सर सुनते हो कि घर में जब झगड़े होते हैं तो क्या घर में अगर मान लो घर में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया तो क्या सीधा तुम कोर्ट पहुंच जाओगे कि जब बताओ आज तो घर में झगड़ा, उन्होंने उनको डांट लगा दिया, कोर्ट केस में डाल, ऐसा? आंसर इज नो। तो फर्स्ट, एक परिवार की हैबिट क्या होती है, परिवार का रूल क्या बोलता है? एक परिवार का रूल कहता है भैया कि पहले झगड़ों को परिवार में ही सोल्व कर लिया जाए, सोल्व नहीं होंगे तो कोर्ट में जाओ, यही होता है। बट पार्टनरशिप में तो वही है कि पहले पार्टनर्स आपस के झगड़े सोल्व कर लें, नहीं कर पाएंगे तो पार्टनर डीड को ओपन कर लो, डीड में भी नहीं हो सोल्यूशन तो कोर्ट जाओगे। बट क्वेश्चन इज, अगर किसी एक पार्टनर ने झगड़ों को सोल्व होने से पहले, पार्टनर सॉल्यूशन नहीं हुआ, सीधा कोर्ट पहुंच गए, इस शॉर्ट, क्योंकि याद रखना कोर्ट के पास झगड़े लेके गए ना तो कोर्ट मैक्सिमम सिनेरियोज में आपकी फर्म को डिसॉल्व करवा देगा। हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन भाई कोर्ट के अंदर। कोर्ट को कोई भी आधार नहीं चाहिए, कोर्ट किसी भी बेसिस के ऊपर एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो बताओ बेटा, सबमिट द डिस्प्यूट, आई कैन यूज द वर्ड सबमिट द डिस्प्यूट। अगर फर्म में हुए झगड़े, सबमिट द डिस्प्यूट ऑफ द फर्म, अगर फर्म के झगड़ों को अगर आप सीधा कोर्ट ले जाओ, कोर्ट मतलब टू द आर्बिट्रेशन, याद रखना टू द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है बेटा? आर्बिट्रेशन इज दैट कोर्ट ऑफ लॉ व्हिच डील्स विद द डिस्प्यूट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो अगर मान लो मुझे आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि एक म्यूचुअल डिपार्टमेंट होता है, अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में सीधा झगड़े ले जाओ बिना सॉल्यूशन के, घर में बात भी नहीं हुई तुम्हारा, तुम्हें हिंट लगा आज मेरी इसकी बन नहीं रही, कोर्ट पहुंच गए। क्वेश्चन इज गाइस, क्या वहां पर कहा जाएगा कि आपने अपनी जो इम्प्लाइड अथॉरिटी थी वो पूरी करी, कि बिजनेस को उसके बेनिफिट तक लेके जा रहे हो? नहीं। तो आप तो बंद करवाने की बात कर तरीके से, तो ये भी क्या होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। तीसरे पे आता हूं, थर्ड वन इज, अब सोचो कि तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस था, हर एक पार्ट सुनना सेपरेटली, सुनना ध्यान से बात को, ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूं। तीसरा पार्ट बनता है कि तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म, मतलब तुम्हारी फर्म किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से, किसी थर्ड पार्टी से कुछ पैसा मांगती थी और तुमने उस पर केस फाइल किया हुआ था। नाउ प्लीज टेल मी, तुम अकेले जाके, तुमने बाकी किसी को बताया भी नहीं, तुमने अकेले जाके सबके बिहाफ पर, कि हाँ जी हाँ मैंने बात तो नहीं की, लेकिन सबके बिहाफ पर अगर तुम वहां पर कोई भी क्लेम जो पैसा मांगने वाले थे, फर्म मांगती थी पैसा, उसको सरेंडर कर देते हो, मतलब कि हमें नहीं चाहिए पैसा छोड़ दो, या विड्रॉ कर लेते हो, या फिर आई कैन यूज द वर्ड, तुमने वो पैसे की पेमेंट मांगनी नहीं, पूरी फर्म मांगना चाह रही है बट तुम कह रहे हो हमें नहीं चाहिए, और ये एक्सेप्ट हो गया। तो क्वेश्चन इज, फर्म के बिहाफ पर कोई पार्टनर ऐसा काम करे जहां पूरी फर्म को नुकसान हो रहा है, तो आई कैन यूज द वर्ड, एक वर्ड मिलता है आपको रेलिंक्विश, एक वर्ड देखोगे ना, रेलिंक्विश का मीनिंग होता है बेटा सरेंडर करना, लिख लो इस बात का मतलब, बुक में लिखा होगा रेलिंक्विश, इसमें सरेंडर करना। सरेंडर एनी क्लेम, आप किसी भी क्लेम को सरेंडर या विड्रॉ करते हो, सरेंडर या विड्रॉ कर लेते हो, विड्रॉ एनी क्लेम, कौन सा? अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, जो फर्म का थर्ड पार्टी से मांगना बनता था। फर्म ने थर्ड पार्टी पे कोई क्लेम डाला हुआ था, बट तुमने जाके अकेले, है ना, चौधरी बन गए, हाँ हम हैं, तुमने अकेले ने जाके अगर वो क्लेम क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, सरेंडर कर दिया, कि सरेंडर मतलब हमें नहीं चाहिए, माफ करो, छोड़ दो, जाने दो इसको, तो ऐसे केस में क्या बोलोगे, क्या कहोगे कि हो बीइंग ए पार्टनर अच्छा काम किया? नहीं, तुमने बाकी पार्टनर्स का भी नुकसान कराया, ठीक है। तीसरे पे आता हूं, फोर्थ बताओ मुझे, फोर्थ बताना, आई कैन यूज द वर्ड विड्रॉ एनी शूट, यहां लिखता हूं वर्ड में, विड्रॉल ऑफ शूट,
शुड मतलब केस, एक ऐसा केस तुमने विड्रॉ कर लिया जो कि फाइल किया था तुम्हारी फर्म ने, फाइल्ड बाय द फर्म, फाइल्ड बाय द फर्म अगेंस्ट थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर तुम्हारी पूरी फर्म ने केस डाल रखा था, बड़ी मुश्किलों से कोर्ट के चक्कर लगा लगा के, है ना, अब जाके केस तुम्हारे हाथ में आया था और तुम्हारी फर्म ने कोई केस डाल रखा था किसी थर्ड पार्टी पे, बट तुम तो इतने समझदार हो, तुमने वो केस ही वापस ले लिया जाके सबके भी आप पर कि जी नहीं माफ कर दो इसको, जाने दो, केस से छोड़ दो इसको, ऐसा नहीं। क्वांटिटीज ऐसे केस में क्या बोलोगे, सिंपल अगेन कि आपने अपनी इम्पेरिटी पूरी नहीं करी। और सुनो अगला पार्ट, ये सारी बातें हैं, अब चेक करना, ये सारे वो चीजें जहां पर फर्म को नुकसान हो रहा है भाई, सिंपल सी बात है, फर्म को बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है। आगे आता हूं, अब मुझे बताओ फिफ्थ पार्ट पूछता हूं, कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, सोचो ध्यान से, एग्जांपल के लिए एडमिट द लायबिलिटी, एडमिट द लायबिलिटी, ऐसा कोई केस जो कि कोर्ट में आपकी फर्म पे चल रहा था, सुनना, तो वहां पर आपने लायबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट द लायबिलिटी इन ए शूट, इन ए शूट, कौन सा केस, शूट विच इज फाइल्ड अगेंस्ट द फर्म, फाइल्ड अगेंस्ट द फर्म, आपकी फर्म के अगेंस्ट में कोई केस चल रहा था, अब फर्म के अगेंस्ट बोल रहा हूं, मतलब किसी थर्ड पार्टी ने आपकी फर्म पे केस डाल रखा था और तुम जाके बोलते हो हमारी गलती है, हमारी गलती है। नलायक को सोचो, ध्यान, थिंक अबाउट दिस। तो ऐसे केस में क्या बोलो, नलायक वो पार्टनर तो बेवकूफ निकला, लेकिन पॉइंट इज उसने तुम्हारा भी तो नाश कर दिया। कोई सिंपल सी बात है ना, पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंट होते हैं और कोर्ट कहता है भैया म्यूचुअल एजेंट का मतलब एक दूसरे के बिहाफ पर काम कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो एडमिटेबल है, काम तो माना जाएगा कि एडमिट कर ली तो एडमिट हो गया कि फर्म के बिहाफ पर कर ली। बट पॉइंट इज, क्या उसने फर्म के बारे में सोचा, क्या उसने फर्म की जो इम्प्लाइड अथॉरिटी उसको फुलफिल किया, नहीं किया। क्लियर, आगे आता हूं, फिफ्थ के 6 पूछता हूं, ठीक है, ये हो गया। चलो 6 पे आता हूं, अगला बताओ मेरे को, चलो अभी कहा चल रहे हैं, बिल्कुल खत्म नहीं हुए। 6 प्रोविजन बताइए बेटा मुझे। 6 प्रोविजन इज, सोचो, अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी थी, संपत्ति, एग्जांपल कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, फर्म की है, और तुमने बाकी किसी पार्टनर से डिस्कस किए बिना, बाकी किसी पार्टनर शेयर किए बिना तुमने फर्म की कोई प्रॉपर्टी बेच दी और बेच के पैसा अपने पास ले लिया, अब बताओ क्या होगा, तब भी क्या होगा सर, अगेन ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। वर्ड लिखेंगे, क्या बोलेंगे सर, आई कैन यूज द वर्ड ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब बोलता है सेल को बोलते हैं बेटा, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसकी, आपके किसी यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पर, फर्म नहीं कैरी कर दो लेकिन आपने किसी पूछा ही नहीं, बिहाफ ऑफ द फर्म, और पैसा कहां रख लिया, पैसा आपकी पॉकेट में आ गया, तो ये भी क्या आएगा, अगेन इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी गाइस, ठीक है। आगे आता हूं, अब बताओ, फर्म ने कुछ आपको परमिशन नहीं दिया, बट क्या फर्म के नाम पर अपनी मर्जी से, अपने लिए सुन रहे हो, अपने पर्सनल के लिए, पैसा फर्म का बट प्रॉपर्टी तुम्हारी, सुनना, पैसा फर्म का बट प्रॉपर्टी तुम्हारी, क्या अगर तुम ऐसा करते हो, इसको बोलते हैं एक्वाजिशन, क्या बोलते हैं, एक्वायर, एक्वायर मतलब परचेज करना, ट्रांसफर मतलब सेल बोलते हैं, ट्रांसफर मतलब सेल, एक्वायर मतलब परचेज करना, तो एक्वायर मतलब आई कैन यूज द वर्ड परचेज कर लिया, तो परचेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एक्वायर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया इन हिज ओन नेम, अपने पर्सनल नेम पे, अपने पर्सनल नेम पे, बट पैसा किसका, फर्म का। अब बताओ भाई लोगों, अगेन ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, ठीक है। आगे आता हूं, नेक्स्ट वन इज, और सुनो, एक और सुनते हैं, लास्ट और सुनते हैं। 9th इज, क्योंकि आना होगा आपको, ये सारे पार्ट लिखने होते हैं, सारे पार्ट यही पार्ट नहीं होते, अब बट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पूरे पार्ट के अंदर, अभी रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। अब सुनो अगला पार्ट बताता हूं। नेक्स्ट बताओ मुझे बेटा, क्या ऑलरेडी तुम एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर हो, सुनना, ऑलरेडी मैं तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, ठीक है, और मैं तुमसे बिना डिस्कस किए किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बन जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं हमारी पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर तैयार है आपके पार्टनर बनने के लिए, भैया बताना मुझे अलाउड है क्या, नो, तो क्या बोलेंगे सर, लिखो, क्या बोलेंगे, अग्रीमेंट विद अदर पार्टनरशिप, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट टू बिकम ए पार्टनर, अग्रीमेंट टू बिकम ए पार्टनर इन अदर पार्टनरशिप, इन अदर पार्टनरशिप फॉर्म, किसी दूसरी पार्टनरशिप फॉर्म में आप एग्रीमेंट करके आ गए कि हाँ जी हम तो वहां पार्टनर बनेंगे, बट आपने अपने बाकी पार्टनर से डिस्कस भी नहीं किया। ये सारे केस कौन से पता है, ये सारे केस वो हैं जहां पर एक पार्टनर डिस्कस कर ही नहीं रहा, पूछ नहीं रहा किसी से, भाई अपनी मर्जी चला रहा है, मैं ही हूं जिंदाबाद, है ना, सिंपल सी बात है। तो दिस इज द पॉइंट गाइस, ये सारे प्रोविजन कौन से हैं, ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, और ये मीनिंग था, मीनिंग ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, इसमें इतना ही करना है, इस तरह कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट आपको इसमें नहीं है बेटा। आओ दिखा दो अभी कहां लिखा हुआ है, ये सेम पॉइंट यहां लिखा हुआ, पढ़ना,
इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, ठीक है। ये पार्ट पूरा हमारा है, ये मीनिंग था इसका, ठीक है। इससे पहले हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया, अब आगे आता हूँ। डन डन डन, ठीक है, आगे आता हूँ। चलो, वर्ड आया पढ़ना, आओ दिखाता हूँ क्या टॉपिक हमारे पास में। पहला वर्ड वही सेम जो डिट्टो बोला चार्ट में वही यहाँ पे पढ़ा है। पार्टनर अपने पार्टनर फर्म के बिहाफ पर कोई भी काम करता है, फर्म पूरी बाउंड होती है, पढ़ चुकी हो, ध्यान रखना, ठीक है। अब पॉइंट इज, तो इसका मतलब है भैया जो भी काम कर रहा है वो अपनी अथॉरिटी में रह के करे, अथॉरिटी मतलब अपनी फर्म का नाम यूज करे, सिंपल सी बात है। और जो भी करे उससे एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली फर्म के अंदर फर्म का नाम ही बाउंड होना चाहिए, फर्म का नाम ही बाउंड होना चाहिए, इंटेंशन फर्म के नाम को यूज करने की होनी चाहिए। फर्म का नाम यूज नहीं करोगे, कहा जाएगा आपने अथॉरिटी पूरी नहीं की। एग्जांपल के लिए भाई अथॉरिटी क्या बनती है, भाई सिंपली कोई भी लोन लेते हो, एग्जांपल सुनना, कोई प्लेज है, कोई सेल कर रहे हो फर्म के नाम पर हो, भाई बाइंग सेलिंग कर रहे हो गुड्स को तो भी फर्म के नाम पर हो, रिमेंबर, उधार ले रहे हो तो फर्म के नाम पर हो, रिमेंबर, सब कुछ फर्म के नाम पे होगा। आपने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया, मेक किया, साइन के एंडोर्स किया, तो वो भी आपके फर्म के नाम पे होना चाहिए, सिंपल सी बात। अब मुझे बताओ ना, अगर मैं फर्नीचर खरीद के लेके आ रहा हूं तो किसका नाम यूज करूं, मेरा खुद का। लेट्स सपोज एक फर्म है, बाबू सोना जादू टोना, 4 पार्टनर थे, बाबू सोना जादू टोना 4 पार्टनर थे। फर्म का नाम था छुई मुई, ऑब्वियस भैया, जरूरी नहीं कि एबीसी तो एबीसी पार्टनरशिप रखेंगे, नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है, नेम मे बी डिफरेंट फ्रॉम द नेम ऑफ पार्टनर, सिंपल सी बात है। अब बताओ मुझे भाई, थिंक अबाउट वंस कि अगर फर्म का नाम उस बिल जो बिल बनेगा, एग्जांपल जो इनवॉइस बनेगा, जो फर्नीचर का बिल लेके आ रहा हूं मैं, वो बिल में किसका नाम होगा, मेरा खुद का नहीं, फर्म का नाम होना चाहिए। तो पॉइंट ये आया कि ये सारी ड्यूटी आपकी बनती हैं, बट ये सब क्या है भाई, ये सब वो प्रोविजन है जहां कहा जाएगा, लिखो एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्ट मतलब भैया वो सारे काम जहां पे इम्प्लाइड अथॉरिटी पूरी नहीं की गई, इसी को बोलते हैं बेटा एक्सेप्शन, याद रखना, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, और इसी को बोलते हैं, जो अभी लिखा हम लोगों ने, ब्रीच ऑफ द केसेस ऑफ ब्रीच, द केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो किसी भी नाम से मिले, ध्यान रखना, इसका मतलब ये कि पार्टनर ने अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी फुलफिल नहीं की। जो सारे प्रोविजन मैंने चार्ट में लिखवाए हैं यहाँ पर, यही सारे प्रोविजन आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, होपफुली पूरे समझ में आ चुका हो, चाहे वो डिस्प्यूट सबमिट करना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो, सरेंडर करना हो, विड्रॉ करना हो केस को, एडमिट लायबिलिटी करना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, बेचना हो, पार्टनरशिप में आना हो, ये सारे पार्ट ही बनते हैं हमारे पास में किसकी, ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। और यहाँ पर ये टॉपिक भी खत्म होता है, अब आएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म गाइस। तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और क्या ये मैंडेटरी है या ये ऑप्शनल है, अब बात करते हैं बेटा, समझते हैं बात को कि गाइस हमारे पार्टनरशिप फॉर्म, हमारे देश की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं, इंडिया में फॉर्म मतलब पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर्म बोले दो पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हमारे देश में आज भी ऑप्शनल है, आंसर है हाँ बेटा हाँ। अब सुनो, बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। इस टॉपिक पे 2 तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट पार्ट बनता है बेटा कि फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, नंबर 1। नंबर 2 बनता है क्या ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। नंबर 3 बनता है कि अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या उसे कुछ डिसएडवांटेज भी है, आंसर है हाँ, हाँ डिसएडवांटेज भी है। और चौथा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि बताइए भैया अगर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या हुआ, दोनों केस में कुछ ऐसे प्रोविजन भी हैं, कुछ ऐसे राइट भी हैं जो दोनों फॉर्म से छीने नहीं जाते, हाँ है। तो 4 बातें हैं। पहली बात क्या बोली मैंने, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, दूसरी बात ऑप्शनल मैंडेटरी, तीसरी बात नॉन रजिस्ट्रेशन के डिसएडवांटेज कौन कौन से, चौथी बात वो कौन कौन से राइट्स हैं जो दोनों फॉर्म को मिलते हैं, चाहे रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो। अब बात करते हैं, तो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, आओ पहले इसका चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलो भैया, तो चार्ट के थ्रू करेंगे इसका रिविजन। हेडिंग बनाओ और लिखो, फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बड़ा आसान है, बहुत इजी है, ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चलो चलो बात करेंगे, आओ सुनो भाई लोगों। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि फॉर्म का रजिस्ट्रेशन क्या ऑप्शन या मैंडेटरी। याद रखना, इंडिया में आज भी रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म इज, क्या बोलेंगे, इज ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी। लिख लो, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म इज नॉट मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी नहीं है, करवाना चाहो तो करवाओ, नहीं तो मत करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात कहां पर आती है, लोग कहता है इट इज डिजायरेबल, इट इज डिजायरेबल। डिजायर मतलब आप बोलता है कि करवा लोगे तो फायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 आता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शन है, आंसर इज यस, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। ये क्या है बेटा, इट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है,
चॉइस का पार्ट है कि अगर पार्टनर्स करवाना चाहे तो करवा ले, ना करवाना चाहे तो मत करवाएं। बट डिजायरेबल का मतलब क्या है? डिजायरेबल इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि रीजन इज नॉन रजिस्ट्रेशन को मिलते हैं कुछ डिसएडवांटेज। देयर सम डिसएडवांटेज एडवांटेजेस टू ए नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म। पढ़ेंगे कौन कौन से? टू ए नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म, लाइक एग्जांपल के लिए मान लो एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म का कोई भी पार्टनर किसी थर्ड पार्टी पे केस नहीं डाल सकता कि थर्ड पार्टी पर केस फाइल नहीं, हाँ एग्जैक्टली केस डालने का अधिकार ही नहीं है। दूसरा, ना ही किसी दूसरे पार्टनर पे केस डाल सकते हो। तीसरा, अगर किसी ने आप पर केस डाल दिया तो आप, अगर उसने केस की अमाउंट जो चार्ज आपसे मांग रहा है, क्लेम मांग रहा है, अगर वो 100 रुपए से ऊपर का है तो तुम केस में सेटलमेंट भी नहीं कर सकते। ये 3 राइट तुमसे छीन लिए गए हैं। कब बेटा? अगर रजिस्टर्ड नहीं होती तब के केस में। तो ये बात करते हैं कि फर्म रजिस्टर्ड कब होती है। चलो भैया बात करते हैं तो एक्चुअली फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, चलो इसके बारे में डिस्कशन किया जाए। तो हेडिंग बनाओ, लिखते हैं, हम पढ़ेंगे अपने पास में कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, कि अगर फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना हो तो रजिस्ट्रेशन कराने का क्या कुछ तरीका है। बड़ा ही आसान तरीका है, आओ समझ लेते हैं, इस पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। सुनो 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 भाई लोगों, पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर 1 काम क्या है। सबसे पहला स्टेप है, हम बात कर रहा हूं स्टेप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1 बाय 1 समझना। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? अगर फर्म को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है तो फर्स्ट स्टेप समझना, सुनो ध्यान से, बस याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप होता है बेटा, सबसे पहले आपको फर्म के रजिस्ट्रार के पास, इन शॉर्ट जिस स्टेट में आपका ऑफिस है उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास में आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। वो ऑलरेडी फॉर्म पहले से फॉर्मेट में बनाया होता है, उस फॉर्मेट में आपको सारी इंफॉर्मेशन सबमिट फिल करके वो फॉर्म रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। फ्री में नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन फी के साथ देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो जो फॉर्म जब आप सबमिट करोगे तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले उसके ऊपर सभी पार्टनर्स उनके ऑथराइज एजेंट के सिग्नेचर होंगे? हाँ, ये मस्ट है। तो लोग कहता है भैया फॉर्म को सबमिट करने से पहले, क्योंकि सुनना क्यों बता रहा हूं, ये बात भी सुनना क्यों ऐसा कहा गया। फॉर्म को सबमिट करने से पहले फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट क्या बोला मैंने सर? सबमिट करना, सबमिट दी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। सबमिट दी प्रेस्क्राइब मतलब भैया जो फॉर्म दिया गया, प्रेस्क्राइब फॉर्म किसका बेटा? ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबमिट दी प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन किसको सबमिट करना पड़ेगा भाई लोगों? टू दी रजिस्ट्रार। टू दी रजिस्ट्रार। फ्री में होगा, मुफ्त में कुछ नहीं होता, मुफ्त में हवा भी नहीं मिलती यहां पे देश में। तो कैसे मिलेगा? अलोंग विद दी रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फी के साथ में आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, पार्ट नंबर 1। नंबर 2 पे आता हूं, फिर क्या होगा? लोग कहता है भैया दूसरी बात समझ लो, ये फॉर्म सबमिट करने से पहले, इन शॉर्ट पार्ट नंबर 1 सबमिट करना, ठीक है। बट नंबर 2 क्या बोल रहा है? बिफोर सबमिटिंग दिस फॉर्म, बोला बिफोर सबमिटिंग, इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? लोग कहता है भैया ड्यूली साइन। इट इज ड्यूली मतलब पहले से इसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए। ड्यूली साइंड बाय कौन करेगा? ऑल दी पार्टनर्स। जितने भी फॉर्म के पार्टनर्स हैं वो सारे साइन करेंगे, और प्लस में और सुन लो, एंड देयर ऑथराइज एजेंट, और किसी पार्टनर्स के जो भी ऑथराइज एजेंट्स होते हैं बेटा उनके भी सिग्नेचर इस फॉर्म पर करवाए जाएंगे, इस फॉर्म पर करवाए जाएंगे, तभी आप सबमिट करोगे। तीसरा, सबमिशन के साथ में तीसरा पॉइंट और क्या कहता है कि सबमिट करने से पहले, देखो सबमिशन से पहले की रिक्वायरमेंट है। सुनो क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि अगर आपने फॉर्म में कोई भी मिस्टेक कर दी, सुन लो, पार्टनरशिप फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अगर कोई भी फॉल्स पर्टिकुलर, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन भरी गई या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भरी गई और सबमिट कर दिया आपने, तो माफी नहीं है, 3 महीने तक की जेल है, इंप्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स, फाइन भी लग सकता है और दोनों भी मिल सकता है आपको। तो ये ध्यान रखना, वो भी किस पे? फर्म पे नहीं, इंडिविजुअल पार्टनर के ऊपर। तो लोग कहते हैं पहले पढ़ लो, तो दूसरा बोला और क्या बोल रहा है? एंड ड्यूली वेरिफिकेशन, ड्यूली वेरिफिकेशन मस्ट बी मेड। वेरिफिकेशन होनी जरूरी है बिफोर सबमिटिंग, सबमिट करने से पहले। तो लोग कहता है भैया सबमिट कर रहे हो ठीक है कर लो, बट बिफोर सबमिटिंग, सबमिट करने से पहले इसकी वेरिफिकेशन भी करवा लो बिफोर सबमिटिंग। तो ये 3 बातें हैं जो बोला भैया आपको सबमिट करने से पहले ध्यान रखनी है। ये 2 बातें कौन सी है? ये 2 बातें वो हैं जो आपको इसको सबमिट करने से पहले ध्यान में रखनी है। ये बात है, नंबर 3 पॉइंट यहाँ आते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारे पास में कि और क्या होगा। अब क्या होगा? हो गया रजिस्ट्रेशन? ऐसे नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। अब जब फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म, फोर्थ इज
आफ्टर सबमिटिंग दी फॉर्म, फॉर्म सबमिट कर देते हो, तो अब रजिस्ट्रार उस सारी इंफॉर्मेशन को, उस फॉर्म को चेक करेगा, वो भी अपनी साइड से वेरीफाई करेगा, और जब वेरीफाई करने के बाद में वो सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब आई यूज द वर्ड आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड बाय द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स, क्या करेगा रजिस्ट्रार, क्या करेगा रजिस्ट्रार shall record, registrar shall record, shall record the entry, the entry of the name, entry of the name of the firm, entry of the name of the firm। याद रखना, जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तब वो जाके आपके आपके फर्म के नाम की रजिस्ट्रेशन की एंट्री अपने रजिस्टर में डाल देता है। मतलब इन शॉर्ट रिकॉर्डिंग दी एंट्री, या एंट्री बोल सकता हूं इसको, मतलब क्या एंट्री कहां पे करेगा, इन दी, कहां पे करेगा, इन दी रजिस्टर ऑफ द फर्म, इन दी रजिस्टर, वो रजिस्टर जो फर्म का है, मतलब उस स्टेट के अंदर जितनी सारी, सुन लो ध्यान से, उस स्टेट के अंदर जितनी सारी फर्म्स हैं जहां पर उनका नाम रजिस्टर्ड है, वहां पर वो आपके नाम की एंट्री का रिकॉर्ड मेंशन कर देगा, रिकॉर्ड मेंशन कर देगा। तो सेटिस्फाई होने के बाद रिकॉर्ड मेंशन करेगा, और रिकॉर्ड होने के बाद क्या होगा, बस भैया हो गया रजिस्ट्रेशन। रिकॉर्ड करने के बाद में द रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार शेल इशू, रजिस्ट्रार इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो आपके नाम पर दे देगा आपको एक प्यारा प्यारा सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बट ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ने ये पूछा कि रजिस्ट्रेशन कब हो जाता है, तो अभी मत बोला कि रजिस्ट्रेशन तब मिलेगा जब सीओआई मिल जाएगा। नो, सीओआई मतलब सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं, रजिस्ट्रेशन आपका 4 स्टेप पे हो चुका होता है। जैसे एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, जैसे एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। बस ध्यान रखना बेटा, डन है। तो यही बातें हैं जो आपको याद रखनी होती है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। खत्म हो गया पार्ट, आ गया हूं। अब मेरा क्वेश्चन और आया, लेट्स सपोज इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक दैट बेटा, ठीक है, आगे बढ़ूं। अब अगला पार्ट ये आया कि बताओ अगर सर आपने जो इन्फॉर्मेशन सबमिट की, जो प्रेस्क्राइब फॉर्म सबमिट किया, अगर किसी पार्टनर से गलती हो गई तो मैंने बोल दिया क्या होगा फिर, तो मैं क्या है लिखो, यहां पे लिखता हूं एक छोटा सा नोट, ताकि हमारा रिवीजन पार्ट में भी पॉइंट क्लियर हो हमारे पास में। ये नोट इसलिए बनवा रहा हूं बेटा ताकि हमारे पास में प्रॉपर तरीके से चीजें तरीके से रिवाइज हो जाए हमारे पास में, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी मेन क्लासेस है, मेन क्लास में पूरा एक्ट हमारे पास करीबन 8 से 10 क्लास के अंदर मैंने कवर किया है, और आराम से हर एक पार्ट को लिख लिख के पढ़ा है पूरा। यहाँ चार्ट यूज कर रहा हूँ ताकि आपके लिए और इजी हो फास्ट रिवीजन पार्ट के अंदर। नोट्स में क्या है भाई, नोट्स में एक बात बोला, इन केस ऑफ एनी फॉल्स पर्टिकुलर्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन या कोई गलत इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आपने सबमिट कर दी, लेट्स सपोज पार्टनर बोले यार छोड़ ना, क्या कौन बिगाड़ रहा है हमारा, लिख दे नाम कुछ भी, लिख दे एज कुछ भी। अब एग्जांपल के लिए जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, अगर वो बाद में फॉल्स निकली इवन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, तो याद रखना द पार्टनर, जो पार्टनर जिसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, पार्टनर क्या होगा, विल बी पनिशेबल, उसको भैया माफी नहीं है, पनिशमेंट है। तो याद रखना एग्जामिनर कैन आल्सो आस्क ए क्वेश्चन ऑन दिस कि बताइए भैया अगर किसी पार्टनर ने रॉन्ग इंफॉर्मेशन सबमिट की तो पनिशमेंट क्या है। तो पनिशमेंट है भाई लोगों, 3 पनिशमेंट है। पहली इंप्रिजनमेंट, आपको जेल हो सकती है, इंप्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स, अब इंप्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ, अभी 3 महीने का प्रावधान इसके अंदर दिया गया है, 3 महीने तक की जेल, और जेल तो भैया एक दिन भी बड़ा खतरनाक होती है, तो जेल कितना, इंप्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ तक की जेल। दूसरा और क्या हो सकता है, और आप पर फाइन लग सकता है। सर फाइन कितना होगा, फाइन विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तीसरा, या फिर और क्या होगा, और कोर्ट चाहे तो दोनों के दोनों से आपको नवाज सकता है, इन शॉर्ट दोनों आपको मिल सकते हैं। तो गाइस ये पॉइंट याद रखना, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और आपको अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट की गई तो वहां पर आपको माफी नाम की चीज नहीं दी गई, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये था गाइस पूरा हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, डन है। अब मैं आऊंगा नॉन रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट के ऊपर, यहां तक क्लियर हो गया। चले आओ नेक्स्ट पे आता हूं, फिर तुम्हें दिखाऊंगा कहां पे पूरा पार्ट भी क्या क्या लिखा है, पूरा वही लिखा है जो मैंने पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। आगे आता है नेक्स्ट वर्ड इज कॉल, हमारे पास में आता है, देखो अब कुछ क्वेश्चन पूछोगे सर प्रेस्क्राइब फॉर्म का मतलब क्या है। प्रेस्क्राइब फॉर्म मतलब भैया फर्म के जितने पार्ट, उनका नाम, उनके एड्रेस, उनकी पैन आईडी, उनकी डिटेल्स, वो सब कुछ ये होती है ना जो मेंशन है, उसी को बोलते हैं फॉर्म, बोलते हैं स्टेटमेंट बोलते हैं हमारे पास में, ठीक है। आओ बात करते हैं। तो अगला पार्ट आया कि अगर मान लीजिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या होगा। तो नेक्स्ट पार्ट बनता है इसका डिसएडवांटेज
ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म। अगर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो उस केस में क्या क्या डिसएडवांटेज है। सर हमें स्क्रीनशॉट लेना होगा तो हम क्या करेंगे, ये तो मैंने सोच लिया पहले से। तो यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे अपने पास लास्ट में बेटा, ठीक है। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट रनिंग इन द रनिंग क्लास ऑल्सो। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको पूरा चढ़ को याद भी रहेगा। डन 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 डन, चले आगे आगे आओ। बाकी नोट्स पूरे आपको दे रखे आप लोगों को मैंने। अब आई बात हमारे पास में कि क्या कुछ नुकसान है अगर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो। फॉर्म रजिस्टर्ड हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भैया नुकसान है। माना बेशक फॉर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, चॉइस है आपका, बट करवाना डिजायरेबल इसलिए क्योंकि ये डिसएडवांटेज आपके कौन कौन से आओ बात कर लेते हैं। ज्यादा नहीं है, छोटे ही है हमारे पास में, बट है इंपॉर्टेंट। तो नंबर 1 आता है, याद रखना अगर किसी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, याद रखना अगर किसी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो सबसे पहली बात, थर्ड पार्टी आपकी फर्म पे केस डाल सकती है, बट आप थर्ड पार्टी पे केस नहीं डाल सकते। मतलब पार्टनर्स के अलावा जो जितने भी लोग हैं ना, आप उन पे केस डालने का अधिकार खो देते हो। रजिस्ट्रेशन है तो आप केस डाल पाओगे, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो केस डालने का राइट नहीं है। अगर डालना है तो पहले रजिस्ट्रेशन कराओ फिर केस डाल पाओगे। दूसरा, थर्ड पार्टी, अब लिख दूं, पहले इस बार को लिख लेते हैं, बोला मैंने, क्या बोला, लिखो, ए फर्म या एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर और दी फर्म और या फर्म क्या नहीं कर पाएगी, लिखो, कैन नॉट फाइल ए शूट, कैन नॉट फाइल ए शूट। अगर किसी ने तुम्हें कुछ गलत भी कर दिया, तुम्हारी फर्म के साथ कुछ गलत भी हो गया, तो तुम्हारे पास में अधिकार नहीं है शूट अगेंस्ट दी थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी पे अगेंस्ट दी थर्ड पार्टी पे आप केस नहीं डाल सकते, पहला प्रोविजन। नंबर 2 क्या बोला, और क्या नुकसान है, नुकसान है तुम नहीं डाल पा रहे बट वो डाल पाएगा। मतलब तुम एग्जांपल के लिए तुम्हें गुस्सा, तुम चाटा नहीं मार सकते बट वो चाटा मार के पक्का जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नंबर 2 इज कॉल, लिखो, थर्ड पार्टी, बट द थर्ड पार्टी कैन फाइल ए शूट, द थर्ड पार्टी कैन फाइल ए शूट, वो केस डाल सकती है, फाइल ए शूट अगेंस्ट एनी पार्टनर, पूरी फर्म पे भी डाल सकती है, अगेंस्ट शूट अगेंस्ट दी पार्टनर, अगेंस्ट दी पार्टनर, किसी भी पार्टनर पर या फर्म पे केस डालने का अधिकार उसके पास, तो लो ने उसको दिया है, ये अधिकार उसके पास में है गाइस। तो 2 तो ये हो गया हमारे पास में, और थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो, तीसरा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास में। फर्स्ट 2 तो क्लियर हो गए, बेसिक पॉइंट थे कि थर्ड पार्टी केस डाल पाएगी, आप केस नहीं डाल पाओगे। नंबर 2 क्या बोला, सर उसने केस डाला, कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। तीसरा आया जो आता है मेन प्रोविजन। एग्जांपल सोचो, थर्ड पार्टी ने केस डाला और तुम्हारी फॉर्म है अनरजिस्टर्ड फॉर्म, मतलब थर्ड पार्टी केस डाल रही है बट तुम्हारी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा। तो सोचो सोचो सोचो, ऐसी कहानी में जो थर्ड पार्टी तुम पे केस डालकर कुछ क्लेम मांगना चाहिए, पैसा मांगना चाह रही है, होता ना क्लेम कि मेरा नुकसान हुआ, 4 लाख का नुकसान, 5 लाख का नुकसान। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर फॉर्म रजिस्टर्ड होती है ना, तो वहां पर वो फॉर्म उस पार्टी से जिसने थर्ड पार्टी ने केस डाला उससे सेटलमेंट कर लेती है। सेटलमेंट मतलब सेट ऑफ को बोल, सेट ऑफ मतलब सेटलमेंट कर लेती है कि 4 लाख छोड़ यार, 50,000 में लगा ले, 1 लाख में कर ले। ये अलाउड होता है, ये लीगली अलाउड होता है। कोर्ट कहता है भैया दोनों पार्टी को बिठा दो, आपस में बात कर लेंगे, सोल्यूशन निकाल लेंगे, ये होता है। बट अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो अधिकार तुमसे छीन लिया गया। लो ने यहां मजाक किया तुम्हारे साथ में, क्या मजाक किया सुन ला। लो कहता भैया, इफ थर्ड पार्टी फाइल ए शूट, लिखता हूं मैं, इफ थर्ड पार्टी, ये प्रोविजन बोल रहे हैं, इफ थर्ड पार्टी फाइल्ड ए शूट, थर्ड पार्टी ने अगर केस डाला, फाइल्ड ए शूट, एंड क्लेम अमाउंट, और जो क्लेम वो मांग रही है, क्लेम अमाउंट इफ एक्सीड्स, लिखता हूं, क्लेम अमाउंट जो मांग रही थर्ड पार्टी मांग रही है, क्लेम अमाउंट इफ एक्सीड्स, कितना बेटा, एक्सीड्स ₹100। अगर 100 रुपए से ऊपर का क्लेम मांग रही है थर्ड पार्टी, तो क्या कर पाओगे। अगर 100 रुपए से ऊपर क्लेम मांगा गया तो तुम्हारे पास में सेटलमेंट करने का राइट नहीं है। अब भैया जो क्लेम कोर्ट डिसाइड करा वही मिलेगा उस पार्टी को, ध्यान रखना। तो पॉइंट क्या है, थर्ड पार्टी ने क्लेम मांग लिया, 100 रुपए से ऊपर क्लेम मांग लिया, लिख लो, देन द फर्म, कौन सी फर्म की बात कर रहा हूं, अनरजिस्टर्ड फर्म, द फर्म कैन नॉट सेट ऑफ, द फर्म कैन नॉट सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है बेटा फुल सेटलमेंट, होता है ना कि 1 लाख मांगते हो, आप कहते हो नेगोशिएट करते हो, 80,000 में मान ले, 50 में मांगना, तेरी ना मेरी, वो नहीं कर पाओगे। तो पॉइंट इज सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, कैसे मतलब, इन शॉर्ट फुल सेटलमेंट का अधिकार
तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया यहां पे लो की तरफ से, ये ध्यान रखना। एंड दिस प्रोविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इस पे अलग से भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि कितनी अमाउंट से ऊपर की केस में सेटलमेंट करने का अधिकार नहीं है नॉन रजिस्ट्रेशन फर्म के ऊपर। अच्छा पॉइंट क्या है कि अगर 100 रुपए से ऊपर क्लेम नीचे क्लेम मांग ले तो कर पाओगे, बट 100 रुपए की वैल्यू आज के दिन में कुछ कोई मांगता ही नहीं 100 रुपए की अमाउंट, ठीक है। बट फिर भी 100 रुपए नीचे मांगा गया तो मजाक एक तरीके से, ध्यान रखना। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज, अब क्वेश्चन मन में आपके भी आया होगा, सर एक बात बताओ, तो इसका मतलब कभी केस डाल ही नहीं पाएंगे? लोग कहते हैं डाल पाओगे। कब डाल पाओगे? जिस दिन तुम अपनी फर्म को ताला लगा दोगे, मतलब जिस दिन तुम्हारी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी उस दिन केस डाल सकते हो। ये मजाक है दोबारा से। तो क्या बोला, लिखो, एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर, एनी पार्टनर एंड द फर्म केस कब डाल पाएगी? कैन फाइल ए शूट, कैन फाइल ए शूट, अगर केस डालना है, शूट ऑन पार्टनर, ऑन एनी अदर पार्टनर, किसी पार्टनर से तुम गुस्सा चल रहे हो उस पे केस डालना है तुमको, या और थर्ड पार्टी, या फिर थर्ड पार्टी पे। तो ये अधिकार कब दिया गया? बोला ओनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ओनली आफ्टर डिसोल्यूशन। फर्म को बंद कर लो और केस केस खेल लो, सिंपल सी बात है। फर्म को बंद कर लो और केस केस खेलते रहो। तो ये है डिसएडवांटेज आपकी फर्म के रजिस्ट्रेशन ना होने के। बेटा ये चार याद रखना आपको इसके अंदर। डन है गाइस, समझ में आया? टेक ए स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू राइट इट। ओके, चले आगे बढ़े। आगे आता हूं, अभी खत्म नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन का एक पहला पार्ट पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया कैसे होता है, हमने पढ़ लिया डिसएडवांटेज वाले पार्ट में क्या क्या है। अब एक पार्ट और आता है बेटा जो कहता है भैया कि फॉर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, फॉर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, कुछ राइट्स दोनों फर्म को मिलते हैं। कौन कौन से आओ पहले पढ़ाई दूंगा उस पार्ट को मैं, ठीक है। ये नोट हो गया, आगे आता हूं, दिखाता हूं। चलो तो स्टार्टिंग देखते हैं क्या क्या लिखा हमारे पास में। तो फर्स्ट बोला रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। जो उन्होंने लिखा, जो बात बताइए सब कुछ यहां लिखा हुआ है, डोंट वरी, ठीक है। क्या बोला? रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म आप करते हो, रजिस्ट्रार के पास जाओगे और वहां पर अपना फाइनलाइज करो। लेकिन पॉइंट इज ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब ऑप्शनल मैंडेटरी नहीं है, बट भैया कंपल्सरी नहीं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज है, करवा लोगे जरा बेटर रहेगा। तो ये आपको प्रेफरेबल होता है कि करवाना जरा बेटर आपके लिए, ठीक है। अब आगे आता हूं। अब आए तरीका कौन कौन सा, क्या तरीका फॉलो किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मेरे कुछ बहुत एक्स्ट्रा लिखो, ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नंबर वन इज स्टेटमेंट को सबमिट करो। स्टेटमेंट कौन सी? रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा, आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। और आरओसी कौन सा? आपकी स्टेट का, ऑफ द स्टेट जहां पर आपकी फर्म अवेलेबल है, फर्म सिचुएटेड है उसी स्टेट के अंदर। दिल्ली में, यूपी में जहां पे भी वहां पे होगा, ठीक है। दूसरा, स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा होगा, वही सारी इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ पार्टनर, प्रिंसिपल प्लेस क्या है, कितने लोग हैं, कहाँ क्या बिजनेस करते हो, कितना पॉइंट हुआ, किसने कब ज्वाइन किया, ये सारी इंफॉर्मेशन, परमानेंट एड्रेस क्या है, ड्यूरेशन कौन सा है, फर्म की टाइप कौन सी, सारी इंफॉर्मेशन को आपको फॉर्म में सबमिट करना होता है। तो आपको ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू वांट द राइट की ऑल दी इंफॉर्मेशन प्रेस्क्राइब फॉर्म जो मैंने लिखवाया वही लिख सकते हो इसमें आप। उसके बाद में क्या, लोग कहता भैया इसको वेरीफाई कर लो पहले से और साइन करवा लो। वेरिफिकेशन मस्ट है। वेरिफिकेशन वही होगा, देखो, वेरिफिकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। अक्सर आप जब कोई फॉर्म भरते हो तो वहां पर एक फॉर्मेट आपको दिया जाता है कि फॉर्मेट क्या होता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मस्ट है भरनी। होता है ना, भी एकदम फॉर्म नहीं भरते तो स्टार बनाता है, स्टार लगा देते हैं कि ये वाली फील्ड इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसमें मिलता है आपको। दूसरा, सिग्नेचर कौन करेंगे? सारे पार्टनर्स करेंगे, उनके एथराइज्ड एजेंट भी करेंगे, ध्यान रखना, ये मैंडेटरी पार्ट है। आप सबमिट को, जो स्टेटमेंट को सबमिट कर दोगे फीस सबमिट करने के साथ में, तो आरओसी जब उसको सेटिस्फाई कर लेगा, आरओसी व्हेन बीइंग सेटिस्फाइड, तो वो आपके फॉर्म के नाम को फॉर्म के रजिस्टर में, फॉर्म रजिस्टर कौन सा? स्टेट के अंदर जो रजिस्टर है, रजिस्टर समझते हो, रजिस्टर के अंदर आपकी स्टेट का नाम को एंट्री रिकॉर्ड कर देगा। और जैसे एंट्री रिकॉर्ड होगी, एंट्री रिकॉर्ड होना ही कहलाता है फॉर्म रजिस्टर्ड हो गई। और साथ में मिलेगा, बाद में मिलेगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, एंड दैट्स इट गाइस, ठीक है। तो ये पार्ट बनता है हमारा किसका, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे होती है। फिर हम बात करते हैं अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया तो क्या, भी जो बोला हमने भाई, सिंपल सी बात है, इंग्लिश लॉ के अंदर हमारे पास में फॉर्म रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, बट इंडिया में मैंडेटरी नहीं है। हाँ, इंग्लैंड में बात करूं, यूरोप की बात करूं, तो वहां पर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है। बट एग्जांपल के लिए इंडिया की बात करो तो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है हमारे पास में। कंपनी एक्ट मैंडेटरी है, याद रखना। पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन। तो कैसे क्या क्या नुकसान है? फर्स्ट इज, आप थर्ड पार्टी पे केस डाल नहीं सकते। थर्ड पार्टी अगर केस डाल दे तो वहां पे सेट ऑफ की अमाउंट 100 रुपए से ऊपर की नहीं हो सकती। और अगर केस डालना है तो भैया सिंपल सी बात, वेट फॉर द डिसोल्यूशन, आपकी फॉर्म डिसॉल्व कर लो और अपना केस डालना डालते रहो, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास में, अब ये पार्ट समझना, however the non registration of firm does not affect the following rights। कुछ ऐसे अधिकार जो कि कुछ ऐसे अधिकार जो कि आपसे छीने नहीं गए। ये अधिकार रजिस्टर्ड फॉर्म को तो मिलते हैं, बट एक नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म को भी मिलते हैं। एग्जांपल सुनना,
लेट्स सपोज गाइस थर्ड पार्टी पे केस नहीं डाल सकते, बट थर्ड पार्टी ने अगर चोरी की हो तो, थर्ड पार्टी ने आपके बिजनेस में आके आपकी असेट्स को आग लगा दी तो, मतलब अगर क्रिमिनल नेचर का कोई काम किया तो भैया केस बनता है। तो एक पॉइंट नंबर 1 यहां पे जो लिखा नहीं, बता रहा हूं कौन सा, एक याद रखना, इन केस ऑफ थेफ्ट, इन केस ऑफ क्रिमिनल, इन केस ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए ध्यान रखना, चाहे वो चोरी की हो, चाहे वो थेफ्ट का पार्ट हो, चाहे वो आपको आग, सामान को आग लगा दी हो, तो ये किसी भी पार्टनर ने किया हो, बाय एनी पार्टनर, एनी पार्टनर, किसी पार्टनर ने क्यों ना कर दो गुस्से में आके, या थर्ड पार्टी ने किया हो, ये अधिकार आपको दिया गया है, ये अधिकार एक अनरजिस्टर्ड फर्म को भी दिया गया है कि वो उस पे केस फाइल कर सकती है। नंबर 1। नंबर 2 क्या बोलना पड़ना सर, थर्ड पार्टी अधिकार हमारे पास बनता है, ठीक है। दूसरा बोलता है अब थर्ड पार्टी का अधिकार है कि आप पे केस डाल पाए, लेकिन पॉइंट आता है कि अगर मान लो फर्म का कोई भी पार्टनर चाहे, सुनना, फर्म का कोई भी पार्टनर चाहे कि वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करवाना चाहता है, होता ना भैया, कि फर्म को डिसोल्व करना चाहता है और डिसोल्व करवा के फर्म के अकाउंट्स को सेटल करना चाहता है, तो आप जानते हो बेटा, ईच एंड एवरी पार्टनर ही इज हैविंग सच राइट, ये राइट दिया गया है, चाहे रजिस्टर्ड फर्म हो या ना हो, रिमेंबर। तो अनरजिस्टर्ड फर्म के कोई भी पार्टनर फर्म का डिसोल्यूशन के लिए नोटिस देके, होता है ना, अगर विल में बनी हुई तो वो फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को सेटल करने के लिए भी बोल सकता है, ओके। उसके अलावा अगर मान लो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, अनरजिस्टर्ड फर्म का कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो वहां पर ऑफिशियल असाइनी, समझते हो, इसी को बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर, याद है। ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है, जिसे जैसे कोर्ट अपॉइंट करता है, और कोर्ट क्या करता है, वो पर्सन उस पार्टनर की जो इंसॉल्वेंट हो गया उसकी संपत्ति को रियलाइज करता है, बेचता है, और बेचकर उसके लोन चुका देता है। तो ये अधिकार भी पार्टनर को दिया गया है, चाहे वो फर्म अनस्टडी क्यों ना हो। उसके बाद में सेट ऑफ करने का अधिकार है, बट कब बोला, देखो मजाक किया, इफ द अमाउंट डज नॉट एक्सीड, अगेन उसका उल्टा वाला पार्ट, मतलब अगर 100 रुपए से नीचे कोई केस की वैल्यू आ रही है तो आप केस लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेट ऑफ कर लो। तीसरा राइट, मेन इंपोर्टेंट राइट है, इस पे एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। क्या राइट है, बोला भैया सभी पार्टनर का राइट है कि वो अगर किसी फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर ये अग्रीमेंट कर सकते हैं कि कल को हमारी बिजनेस ऑफ द फर्म जो है वो लोकल लिमिट्स के अंदर कोई काम नहीं करेगा, मतलब इन शॉर्ट आई कैन यूज द वर्ड दैट नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन द टेरिटरीज ऑफ व्हिच द एक्ट अप्लाइज, मतलब इन शॉर्ट अगर पार्टनर्स अपनी फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, तो अगर एक अनरजिस्टर्ड फर्म डिसॉल्व होती है, सुनना, अगर एक अनरजिस्टर्ड फर्म डिसॉल्व होती है तो वहां पर पार्टनर्स आपस में अग्रीमेंट कर सकते हैं कि डिसोल्यूशन के बाद में उस लोकल एरिया में, लोकल लिमिट में, लोकल कुछ टाइम पीरियड के लिए या लोकल लिमिट के अंदर हम बिजनेस, सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे। तो ये वाला अधिकार उनको दिया गया, क्योंकि ये चीज राइट अधिकार रजिस्टर्ड वाली फर्म को भी दिया गया और नॉन रजिस्टर्ड फर्म को भी दिया गया, ध्यान रखना बेटा, डन है गाइस। तो यही थे हमारे पास कौन से कि कॉन्सिक्वेंस क्या क्या है, रिमेंबर, ये था हमारे पास में डिसएडवांटेज कौन कौन से हमारे पास में, ये था कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, और इसी में पॉइंट आया ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन वाला। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाता है, रजिस्ट्रेशन। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ए क्वेश्चन, तो आपका एक क्वेश्चन मैंने जो क्लास में करवाया था, रिमेंबर, यू कैन टेक इट एज ए होमवर्क, आप रीडिंग करेंगे आपको पूरा समझ में आएगा भाई पूरी क्वेश्चन कैसे समझ में आ रहा है हमारे पास में, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन दिया, एग्जांपल दिया, इफ यू वांट टू रीड इट, कोई दिक्कत नहीं, वरना ठीक है। आओ, अब ये बात मैंने बोली थी आपको कि भैया पेनल्टीज क्या है, सिंपल सी बात है, पेनल्टी के रूप में क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन सबमिट किया, रिमेंबर, और अगर वो इंफॉर्मेशन फॉल्स नेचर की है, फॉल्स हैं, या आपका पर्पस ही फ्रॉड करने का था, इंफॉर्मेशन करेक्ट थी, तो उस केस में आप पे पनिशमेंट है, ये है मेन पॉइंट। पनिशमेंट क्या क्या है भाई, पनिशमेंट है 3 चीजें। पहली पनिशमेंट क्या है कि 3 महीने तक की जेल आपको हो सकती है, फाइन लग सकता है, और दोनों मिल सकता है। तो दिस इज द पार्ट गाइस जिस पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अगर पार्टनर्स ने, इफ एनी पार्टनर सबमिट द फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स पर्टिकुलर्स, व्हाट विल बी द पनिशमेंट, आंसर इज ही और शी मे बी इम्प्रिजन, हैविंग इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स, ध्यान रखना, और फाइन और बोथ दोनों मिल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर ही खत्म होता है हमारा कौन सा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म वाला पार्ट, और अब शुरू होगा डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म वाला पार्ट। तो उससे पहले अगर इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द फॉर्मेट, यू कैन टेक दैट बेटा। चले आगे बढ़े, लेने तो दो पहले, ओके ठीक है, ले लो भैया। चले, अब आऊंगा लास्ट टॉपिक के ऊपर, उसके बाद में पार्टनरशिप एक्ट खत्म, लेकिन क्वेश्चन करने ध्यान रखना हमारे में, ओके। चलो आते हैं बात करते हैं बेटा, द नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म गाइस। सो इस तरह कुछ नहीं, इस तरह कुछ भी पढ़ने रिक्वायरमेंट जो पढ़ा रहा हूं उसके बाद कुछ भी पढ़ने रिक्वायरमेंट है तुमको। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म क्या होता है, मोड्स पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मोड्स के ऊपर आता है, कितनी तरह से एक पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है,
तरीके कौन कौन से हैं, कब कब होगी, ये बात करेंगे। आओ बात करते हैं। तो क्या इसका भी बनाऊं चार्ट? आओ चलो बना दो। तो चार्ट बनवाई दो, एक काम करो, चलो आ जाओ। चलो 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 भैया, तो हेडिंग बनाओ और बनाते हैं एक चार्ट। हेडिंग है हमारे पास में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक फर्म का डिसोल्यूशन। तो फर्म डिसोल्यूशन कहूं या पार्टनरशिप कहूं या पार्टनरशिप फर्म कहूं, मतलब भाई लोगों सेम है, सेम है, सेम है। तो नाम है फर्म बोलूं, पार्टनरशिप बोलूं या पार्टनरशिप फर्म बोलूं, मतलब सेम होता है। क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है कि फर्म का डिसोल्यूशन होता कैसे है। तो फर्स्ट तो आता है मीनिंग क्या है भाई, सुन लो ध्यान से। पूरा का पूरा टॉपिक डिसोल्यूशन का आता है सेक्शन नंबर 39 टू सेक्शन नंबर 44 के अंदर। सेक्शन 39 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 39 इज टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन गाइस। सेक्शन नंबर 39 बताएगा आपको किसके बारे में कि डिसोल्यूशन होता क्या है। 40, 41, 42, 43, 44 ये 5 सेक्शन बताएंगे आपको मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन के बारे में। याद रहेंगी बातें। 39 is for definition of dissolution. 40, 41, 42, 43, 44 this 4 section will belongs to the modes of dissolution। अब बात समझते हैं। एक बात बताओ यारो, रट्टा मारते हो तुम लोग, बी प्रैक्टिकल इन दिस। जब ये क्वेश्चन बोला गया कि फर्म का रजिस्ट्रेशन है, तो ये फर्म का रजिस्ट्रेशन था, हो गया। अब फर्म डिसोल्यूशन की बात कर रहा है, तो फर्म क्या होती है? अगेन क्वेश्चन, रट्टा मारना बंद, सुनो रिवाइज करते हैं। फर्म का डिसोल्यूशन, तो पहला क्वेश्चन था फर्म होती क्या है? सर पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन हमें याद है। पार्टनरशिप फर्म रेफर्स टू ए, पार्टनरशिप मतलब इज ए रिलेशनशिप। ये बात याद तुमको? रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कौन सी सर? रिलेशनशिप टू शेयर प्रॉफिट, याद है? प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द बिजनेस, याद आया? बोलता नहीं क्या बोल रहा हूं, पार्टनरशिप का मीनिंग बोल रहा हूं मैं। पार्टनरशिप रेफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ ए बिजनेस। कौन सा बिजनेस? लॉफुल बिजनेस। किसके लिए? ऑफ कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, म्यूचुअल एजेंसी सर। तो एक ऐसा अग्रीमेंट जिसका पर्पस था प्रॉफिट शेयरिंग एजेंसी वाला पार्ट। तो माय क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन नाउ? रट्टा मारोगे क्या? नहीं भाई, सिंपल सी बात। पार्टनरशिप का मतलब अगर वो संबंध है, वो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता? हाँ, तो उस रिश्ते का खत्म होना ही कि लो भैया तलाक तलाक तलाक, उस रिश्ते का टर्मिनेशन ही कहलाता है मेरे लाल डिसोल्यूशन। जिस दिन पार्टनर्स के बीच का वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, the termination meaning क्या बना? termination of relationship between the partners who have agreed to share profit and losses of the business carried by all and any of them acting for all। मैंने कुछ नहीं किया, फिर termination के आगे पार्टनर का मीनिंग जोड़ दिया, क्योंकि पॉइंट इज जिस दिन रिश्ता खत्म हो गया फॉर्म बी डिसॉल्व कहलाएगी। ये है डेफिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 39। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन किसके ऊपर आता है? मेन क्वेश्चन आता है मेरे लाल किसके ऊपर? मोड्स के ऊपर। तो क्वेश्चन आता है मोड्स कौन कौन से हैं, द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। वो कौन कौन से तरीके हैं भाई लोगों जिससे एक पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है, कैसे होती है? 5 तरीके हैं, सुन लो भाई लोगों। 5 ही तरीके हैं, 5 ही पढ़ने हैं। ऑप्शन पहला, नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 इज गाइस हमारे पास में है, पहला सुनना ध्यान से, डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। अगर ये चार्ट देख लिया तुम्हें दोबारा इसे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट नंबर 1। नंबर 2 डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट, नीचे लिखता हूं इसको, याद रहेगा। पहला है डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कहूं या इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनर चाहे, अब सुनते ना बात ध्यान से क्या बोल रहा हूं, पार्टनर चाहे तो आपस में अग्री करके म्यूचुअली बात करके भी एक पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, बट म्यूचुअली बात मतलब सब के सब तैयार होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपका डिसोल्यूशन करवा दिया जाएगा। कंपल्सरी मतलब अगर इनमें से कोई केस हुआ, केस 2 पढ़ेंगे इसके अंदर कि कब होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, बढ़ाऊंगा। नंबर 2 इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होता है, मतलब करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है तुम्हारे पास में। नंबर 3 है बेटा डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ, जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको नोट करना है। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज, सर्टेन कॉन्टिजेंसीज। नॉर्मली कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है जिनका होना ना होना पहले से डिसाइड ना हो, उसे कॉन्टिजेंसी कहते हैं। मतलब कॉन्टिजेंस, देखो द वर्ड कॉन्टिजेंस से ना कॉन्टिजेंसीज, व्हिच मींस दैट जो कि अनसर्टेन है, जिसका निश्चित नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा, बट होगा पक्का है, ध्यान रखना। दूसरा हमारे चौथा बनता है हमारे पास में सर डिसोल्यूशन बाय नोटिस। नोटिस देकर भी फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है, बट नोटिस कौन देगा? नोटिस बाय एनी पार्टनर, ओके। एंड द लास्ट वन इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट।
तो गाइस ये 5 तरह के डिसोल्यूशन आपके पार्टनरशिप में होते हैं, पांचों पढ़ने हैं। अब क्या पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना, सुन लो ध्यान से। आपको ये याद रखना है कि कौन से मोड का डिसोल्यूशन कब होता है। अगर आपको ये याद रहता है तो समझ लो इस क्वेश्चन में तुम्हें जिंदगी में दिक्कत नहीं आने वाली। सुनो ध्यान से, द टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बट ये पांचों तरीके कब एप्लीकेबल है वो समझना रिक्वायर्ड आप लोगों के लिए। आओ बात कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट वन इज गाइस, फर्स्ट आया डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। पढ़ते हैं, अग्रीमेंट का डिसोल्यूशन का मतलब क्या है। तो नॉर्मली बात है, व्हेन ऑल, लिसन टू मी गाइस, सुनना, व्हेन ऑल द पार्टनर्स, व्हेन ऑल मतलब सारे सारे, व्हेन ऑल द पार्टनर्स अग्रीड, अगर सारे के सारे पार्टनर्स अग्री हो जाएं, सुनना चालू कर दो, जब सारे के सारे पार्टनर्स आपस में अग्री कर लें कि फर्म डिसॉल्व करनी है तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। सेक्शन नंबर 40 डिफाइंस दिस। सेक्शन नंबर 40 इसी के बारे में ध्यान रखना। तो इन शॉर्ट बड़ा सिंपल है, व्हेन ऑल द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, और इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट भी बोलते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पे आता हूं। नंबर 2 इज कॉल्ड कंपल्सरी। कब होता है भाई, ये है इंपॉर्टेंट, सुन लो ध्यान से। तो फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व कब होती है, दो केस पढ़ने को मिलेंगे। दो केस कौन कौन से। पहला केस है मेरे भाई, सुनना, द फर्स्ट केस इज, अगर किसी फर्म में, क्वेश्चन को ध्यान सुनना जो रिवाइज करवा रहा हूं, सुनना ध्यान से बात को, हो सकता है तुमने पढ़ा हो, ध्यान ना रहा हो, अब सुन लो ध्यान से। कंपल्सरी मतलब भैया फर्म डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी, और कंपल्सरी तुम्हारा आंसर तभी बनेगा जब तुम्हें दो प्रोविजन याद रहेंगे। पहला प्रोविजन क्या है कि अगर किसी फर्म में कोई भी, सारे के सारे पार्टनर, ऑल दी पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो गए, क्या हो गए, सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गए, केस नंबर 1, तो बेटा कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा, नंबर 1। दूसरा, या फिर एनी पार्टनर आउट ऑफ ऑल, एनी पार्टनर आउट ऑफ ऑल। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सारे के सारे या कोई एक, अगर फर्म में इंसॉल्वेंट हो गया, अगर कोई एक भी हो गया तब भी हो सकता है, ध्यान रखना, कोई एक भी हो गया तब भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है, और सारे के सारे हो गए तब भी इंसॉल्वेंट आपके हो गए तब भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। नंबर 1 ध्यान रखना, नंबर 1। तो कंडीशन नंबर 1, ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई तो आपका आंसर कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, ये सेम प्रोविजन दोबारा आएगा थर्ड वाले टॉपिक के अंदर भी। अब सुन लो कब आएगा, देखना। आगे आता हूं, दूसरा पार्ट बोला हमारे पास में, ये क्लियर है, याद रहेगा। आगे आता हूं। अब बोला भैया कंपल्सरी का सेकंड तरीका क्या है, बोला जो बिजनेस फर्म कर रही थी, मतलब इफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, इफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, अगर फर्म का बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल, अगर फर्म्स का बिजनेस क्या हो गया, पहले लॉफुल था बट बाद में अनलॉफुल हो गया। अब एग्जांपल सुनो भाई ध्यान से, एग्जांपल सुनना। अच्छे वाला तुम्हारा पार्टनरशिप जो थी वो फर्नीचर का बिजनेस करती थी, चलता आ रहा है, 2 साल से कर रहे थे, बट अभी पता तुम्हें लगा, तुम्हें लालच आ गया और तुमने फर्नीचर में छिपा के स्मगलिंग करनी शुरू कर दी। थिंक अबाउट दिस, तो क्या हो गया, इट इज अनलॉफुल बिजनेस अगेन। अब एग्जांपल के लिए तुम्हारा बिजनेस था फर्म का कि तो हिमाचल से वहां से लकड़ियां लेके आते थे कटवा के, ठीक है, फर्नीचर का लकड़ियां लेके, टिम्बर लेके आते रहे, दिल्ली लेके आते, दिल्ली, हिमाचल टू दिल्ली लेके आते थे। सडनली हिमाचल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब से हिमाचल में पेड़ की कटिंग, ट्रीज की कटिंग करना बैन है, चेंज इन लॉ हो गया। तो अगर तुम अब काटोगे क्या हो गया, अनलॉफुल बिजनेस हो गया। तो इन शॉर्ट कहने का वाला पॉइंट क्या बेटा, अगर तुम्हारा बिजनेस अनलॉफुल हो गया तब भी याद रखना वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी डिसोल्यूशन गाइस, ध्यान रहेगी बात है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेक्शन नंबर 40 था किसके बारे में, अग्रीमेंट के बारे में। तो सेक्शन नंबर 41 कौन सा है, सेक्शन नंबर 41 कंपल्सरी के बारे में बात करते हैं। इज इट क्लियर, आगे आता हूं। सेक्शन 42 कौन सा है हमारे पास में, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज, या सुनो ध्यान से, और हैपनिंग ऑफ सर्टेन सर्टेन मतलब देखो वर्ड समझना, हैपनिंग होने पे, सर्टेन निश्चित, कॉन्टिजेंसी मतलब जिनका होना पहले से फिक्स ना हो। सर एग्जांपल समझ लो, लेट्स सपोज गाइस डेथ, कोई इंसान मरेगा, आज हर व्यक्ति एक दिन जाएगा इस जगह को छोड़कर, पता है ना, ये कंफर्म्ड है ना भैया, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। ईच एंड एवरीबॉडी, हम बड़े हुए, हम बच्चे छोटे थे, बड़े हुए, बड़े बूढ़े भी होंगे, बूढ़े मरेंगे भी, सिंपल सी बात है भाई, दिस चेन। बट कब मरोगे, कब डेथ होती है, इट इज नॉट फिक्स। तो सर्टेन तो है बट कॉन्टिजेंट है, रिमेंबर, डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन ये आया कि कौन कौन से पार्ट में हम अपना सेक्शन 42 अप्लाई करेंगे, हम कहेंगे भाई ये अप्लाई होगा, तो लिखो कौन कौन सा है। नंबर 1 गाइस,
डेथ वाले केस में, नंबर वन कौन सा है, डेथ वाले केस में, मरने वाले केस में जो डिसोल्यूशन होगा उसे बोलते हैं हम सर्टेन कंडीशन में काउंट करते हैं। नंबर टू, एक ऐसी पार्टनरशिप जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई गई, ए पार्टनरशिप वेट फॉर फिक्स टाइम पीरियड, उसमें भी सेक्शन नंबर 42 वाला डिसोल्यूशन ही होगा। नंबर थ्री, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर, याद है पढ़ा ना कल हमने पढ़ा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक ऐसी पार्टनरशिप जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई, याद आया। तो पर्टिकुलर नेचर की जो पार्टनरशिप होती है उस केस में भी यही वाला डिसोल्यूशन किया जाएगा। अब चौथा जो मैं लिख रहा हूं उसे देखना ध्यान से, फोर्थ लिख रहा हूं, फोर्थ सुनना, फोर्थ में लिख रहा हूं बेटा, इन केस ऑफ, लिखता हूं मैं, फोर्थ इज इफ एनी पार्टनर, सुनना, इफ एनी पार्टनर, दैट इज वन पार्टनर की बात कर रहा हूं, बिकम्स इंसॉल्वेंट। अरे सर ये क्या आया, यही तो मैंने बोला आप लोगों को, याद रखना बेटा, अगर कोई एक पार्टनर, सुनो ध्यान से बात को, अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉल्वेंट होता है, तो भी ये वाला डिसीजन भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, ध्यान रखना। दोनों केस में लिखा मैंने, कंपलसरी भी और ये वाला भी। सिंगल पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर दोनों तरह का डिसीजन होता है, लेकिन सारे पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर सिर्फ कंपलसरी वाला होता है। तो इस वाले पार्ट में ये यहां पर भी और ये यहां पर भी है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। 40, 41, 42 आ गया, ठीक है। थर्ड पे आता हूं, फोर्थ पे आता हूं। द फोर्थ इज सेक्शन नंबर 43। 43 इज अबाउट द गाइस नोटिस। नोटिस बोले तो भैया कि जहां पर कोई एक पार्टनर बाकी पार्टनर को रिटर्न नोटिस देके फॉर्म को डिसॉल्व करवा पाएगा। कौन सा, द नोटिस ऑफ इंटेंशन टू डिसॉल्व द फॉर्म, कि मेरी मर्जी है फॉर्म डिसॉल्व करो भैया, तुम काम ढंग से नहीं कर रहे, तुम चोरी कर रहे हो, तुम लीगल वार कर रहे हो, करवा सकता है। तो पॉइंट इज कब पॉसिबल है, ओनली इन केस ऑफ क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, एक ऐसी पार्टनरशिप जो एट विल मतलब जहां पर कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, देयर इज नो फिक्स टाइम पीरियड। याद है, हाँ ये बात मैंने वहां भी लिख ली थी, याद करो कि ऐसी पार्टनरशिप जहां पर टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, वहां कोई भी एक पार्टनर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है अपनी बाकी पार्टनर को अपनी इंटेंशन का नोटिस देकर। तो बाय नोटिस, गिविंग नोटिस से क्या बना, बाय नोटिस बोलते हैं इसको, इट इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस इसलिए कहा जाता है इसको, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज गाइस, लास्ट कौन सा है, बाय कोर्ट। कोई भी पार्टनर चाहे, अब पार्टनर की बात तो खत्म हो गई, चेक करना कोर्ट के थ्रू, एक कॉमन चीज चेक करना यारो, रट्टा मत मारना। ये जो कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो रहा है, रिमेंबर ये जो कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई, करो एट द एंड कोर्ट ही करवाएगा ना, अनलॉफुल काम है कोर्ट बंद करवा रहा है तुमको। बट पॉइंट इज कोर्ट किन किन ग्राउंड्स के ऊपर, किन किन आधार पर आपकी फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। अब जो बोलने वाला हूं वो बड़ी काम की बात है, सुनना ध्यान से। पहली बात तो कोर्ट को कोई बाउंड नहीं कर सकता भाई। कोर्ट के लिए कहा जाता है भाई, कोर्ट का जिस आधार पर वो आपकी फर्म को डिसॉल्व करना चाहे वो कर सकता है, कोर्ट के पास पावर है ना। द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म ऑन एनी ग्राउंड ही शूट्स या ही फील्स सफिशिएंट, उसके बेसिस के ऊपर है। बट फिर भी कुछ केसेस दिए हैं जहां पर अगर वो केस हुआ तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट लिख सकते हो। नंबर वन कौन सा, पढ़ लो। नंबर वन इज कॉल, सुनो हाँ सुन रहे हैं सर। नंबर वन, फर्स्ट इज कॉल, अगर कोई व्यक्ति किसी भी कोई अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर अगर इनकॉम्पिटेंट हो गया, इनकॉम्पिटेंट बोले तो इनकेपेबल बोलते हैं, याद है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो गया। इनकॉम्पिटेंट आई कैन यूज द वर्ड, क्या बोलते हैं, अनसाउंड व्यक्ति हो गया, रिमेंबर। अब उसके अंदर उसकी जो एग्जांपल आई कैन यूज द वर्ड, सर ए पर्सन हु इज नॉट हैविंग द मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड टू मेक रेशनल जजमेंट। याद आई बात, ये मीनिंग था भाई, ये अभी नया कुछ नहीं बोला। इट इज अ मीनिंग इन द चैप्टर ऑफ कैपेसिटी ऑफ पार्टी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब एक व्यक्ति के पास अगर इतनी मेंटल बैलेंस नहीं है कि वो टर्म्स कंडीशन समझ सके, दैट पर्सन विल बी टर्म्ड एज इनकॉम्पिटेंट बोलते हैं, लाइक माइनर भी इनकॉम्पिटेंट माना गया है, रिमेंबर। तो क्वेश्चन है, अगर कोई पार्टनर इनकॉम्पिटेंट हो गया तो भी कोर्ट वहां पर ऑर्डर पास करके, याद रखना कोर्ट ऑर्डर पास करता है, ऑर्डर पास करके उस फॉर्म को, पूरी फॉर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। नंबर वन। नंबर टू पे आओ भाई, अगर कोई पार्टनर जानबूझ, क्या बोला, विलफुली जानबूझकर ब्रीच करता है, विलफुली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब लेट्स सपोज जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स के बीच में बना हुआ है, वहां एक पार्टनर बार बार जानबूझकर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश करता है, तो डीड में लिखा उसे तोड़ने की कोशिश करता है, तब भी कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म। और या कोई पार्टनर अगर मिसकंडक्ट करता है, पढ़ चुके हैं, याद रखना मिसकंडक्ट मतलब फ्रॉड करता है एग्जांपल के लिए, तो भी बेटा कोर्ट उस फर्म को डील कर सकता है, याद रखना। और सुन लो,
अगर किसी फर्म के अंदर लगता है कि भैया लगातार ह्यूज लॉस हो रहा है, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस होता जा रहा है, तब भी बेटा कोर्ट उस फर्म को डिसॉल्व करने का अधिकार रखता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑन एनी अदर ग्राउंड, ऑन एनी अदर ग्राउंड, इसके अलावा किसी भी और आधार पर। देखो लॉस का मीनिंग समझ लो, लॉस का मतलब क्या होता है, मैंने दो वर्ड लिखा, ह्यूज लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जब बिजनेस चल सकता है, बट ह्यूज लॉस का मतलब होता है बेटा एक ऐसी कंडीशन वेयर ए बिजनेस कैन नॉट बी कंटिन्यूड एक्सेप्ट एट लॉस, कि लॉस ही होगा भाई, कितना चला लो बिजनेस को, लॉस के बिना तुम कर ही नहीं पाओगे बिजनेस को। तो ऐसी कंडीशन को ह्यूज लॉस बोलते हैं, और ऐसे केस में कोर्ट आपकी फर्म को डिसॉल्व करवा देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कि इसके अलावा बोला, इसके अलावा जो मेरा मन करेगा वो करूंगा। कोर्ट कह रहा है भाई, कोर्ट है ना भैया, तो कोर्ट की चॉइस है, किसी भी और ग्राउंड पर वो आपकी फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, जब उसका मन करे तब कर सकता है। तो ये पूरा टॉपिक था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये पूरा रिवीजन यहां पर हो जाता चार्ट के अंदर ही। बोलो समझ में आया? 1 2 3 4, वो कौन सा था? सेक्शन नंबर 44 हो गया। तो 5 ही सेक्शन है, और पांचों के 5 सेक्शन, इस पूरे चार्ट में तुम्हारा पूरा डिसोल्यूशन आ गया, पूरा डिसोल्यूशन आ गया। डन गाइस, बढ़ू आगे, दिखा दूंगा, दिखाता हूं, चलो आ जाओ। चलो हम स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लो स्क्रीनशॉट, ले सकते हो। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इफ यू वांट टू नोट इट, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलता हूं, आगे आओ। अब आती है टॉपिक हमारा खत्म हो गया, डिसोल्यूशन वाला पार्ट डन है गाइस, ठीक है। होता क्या भैया, डिसकंटिन्यू करना या टर्मिनेट करना, भाई जो आपके कॉन्ट्रैक्ट उसको, ठीक है, उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन बोलते हैं। 5 मोड है, पांचों मोड में पांचों लिखवा दिया मैंने, कौन कौन से पहला हमारे पास में। अगर सिंपल सी बात, अपनी मर्जी से करते हो, कौन सा है? बाय अग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट कब होता है? जब सब रेडी हो रहे हैं। नंबर टू इज कॉल कंपल्सरी, कब होगा? 2 केस में होगा, ध्यान रखना, सारे पार्टनर, कोई एक पार्टनर, या फिर फर्म का बिजनेस क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। तो अनलॉफुल बिजनेस तब वाले केस में सारे या कोई एक पार्टनर भी अगर आपके पास में इंसॉल्वेंट हो गया, तब भी ये वाला होगा। नंबर 3 पे आता हूं, कॉन्टिजेंसी वाले पार्ट में क्या था? कॉन्टिजेंसी वाले पार्ट में हमारे फर्स्ट पार्ट था, नंबर 1 इज कॉल फिक्स टाइम पीरियड वाली फर्म, अगर होगी तो एक्सपायरी खत्म हो, टाइम खत्म, फर्म भी खत्म, सिंपल सी बात है। फिक्स पर्पस वाले पार्ट के लिए बना तो भी पर्पस खत्म, फर्म भी खत्म। डेथ हो गई तब भी, और कोई एक पार्टनर को भी एडजुडिकेशन का ऑर्डर मिल गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तब भी। ये वाला पार्ट भी किसका है? उसी का पार्ट है। ये पूरा पार्ट मैंने चार्ट में लिख दिया पहले से, ठीक है। आगे आता हूं, बाय नोटिस वाले पार्ट में क्या, कोई भी एक पार्टनर अगर फर्म को बाकी पार्टनर्स को नोटिस सबमिट कर दे कि वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है, तो भैया वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, याद रखना। आगे आता हूं, बाय कोर्ट के अंदर हमने बोला कि भाई कोर्ट वाले केस में सेपरेट केसेस हैं। बोला पहली बात तो कोर्ट के पास कोई भी अधिकार है, वो किसी भी अधिकार के ऊपर फर्म को डिसॉल्व करने का अधिकार रखता है, ये पहली बात तो लिखी हुई है, रखना, ठीक है। बट पॉइंट कुछ केसेस यहां मेंशन किए गए, इंसैनिटी, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो जाए, परमानेंट इनकैपेसिटी, दोनों पार्ट इनकेपेबल होने पर भी, इनकॉम्पिटेंट होने पर भी, आपकी फर्म को एक पार्टनर भी हुआ तो भी, ध्यान रखना, पूरी फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है कोर्ट, ध्यान रखना। आगे पार्ट पे आता हूं, मिसकंडक्ट मतलब फ्रॉड कर दे तब भी आपकी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। आगे आता हूं, उसके बाद लगातार कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करो, ब्रीच कौन सा है? ध्यान रखना, ब्रीच है विलफुल ब्रीच। विलफुल मतलब जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, तब भी कर देगा। लगातार लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब होता है, लिख लो, वेयर द बिजनेस ऑफ द फर्म, थोड़ा रिवाइज फास्ट लिख रहा हूं, ऑफ द फर्म cannot be continued except at loss के अलावा बिजनेस चल नहीं सकता, डिसॉल्व कर देगा। उसके अलावा ऑन इक्विटेबल ग्राउंड मतलब क्या है भैया? जब कोर्ट चाहे तब, सिंपल सी बात है। चाहे मैनेजमेंट में गड़बड़ी दिख गई तब भी, पार्टनर्स नहीं बातें नहीं कर रहे उस पार्ट में, लॉस ऐसा नेचर का हो रहा है, लगातार हो ही जा रहा है, लॉस के ऊपर लेयर बनती जा रही है, तब भी गैम्बलिंग कर रहे हैं तब भी। तो ये कौन से केस है? ये वो सारे केस है वेयर द कोर्ट फील्स फिट, जब उसे लगेगा वो फॉर्म को डिसॉल्व कर देगा। ये था पूरा हमारा डिसोल्यूशन फॉर्म, और ये रहा इसका चार्ट। इफ यू वांट टू फॉलो दिस चार्ट, और यू वांट टू फॉलो दिस चार्ट, दिस आल्सो इज द चार्ट गाइस, ठीक है। डन। तो यहां पर डिसोल्यूशन वाला पार्ट खत्म होता है। अब एक छोटा सा पार्ट और है, वो भी सुन लो ध्यान से। कौन सा पार्ट भाई? कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन। तो इसमें पूरा नहीं आ रहा, क्या पढ़ोगे? सिंपल सी बात है भाई, ये सुनो, फॉर्म जब डिसॉल्व हो जाती है, सुनो, एक फॉर्म डिसॉल्व हो गई, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, एनोटेशन भी हो गया। फॉर्म के डिसॉल्व होने के बाद में 2 कंडीशन बनती है भाई। पहली कंडीशन बनती है, सुनना, द फर्स्ट कंडीशन सुनना, या तो फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर बचा हुआ है प्रॉफिट, पहली केस, तो प्रॉफिट का क्या करोगे? या फिर बचा हुआ है लॉस, तो लॉस क्या करोगे? और तीसरा बनता है गुडविल बेच दी किसी और को। तो 3 केस बनते हैं, 2 केस पढ़ाऊं पहले। फर्स्ट है, चलो 2 पढ़ते हैं, प्रॉफिट हुआ तो क्या, लॉस हुआ तो क्या। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, सुनना ध्यान से बात को, अगर इसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, आई कैन यूज द वर्ड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म डिसॉल्व हो रही है और आप क्या कर रहे हो? आप फर्म के अकाउंट को
सेटल करने जा रहे हो। तो लोग कहता है भैया लॉसेस की कंडीशन में कैसे होगा सेटलमेंट। तो पहली कंडीशन ध्यान रखना, लॉस जब कैलकुलेट किया जाता है, अब जो बोल रहा हूं सुन लो, जब जब लॉस कैलकुलेट किया जाएगा तो लॉस के कैलकुलेशन में, सुनना भाई ध्यान से, लॉस के कैलकुलेशन के अंदर, लॉस के कैलकुलेशन के अंदर कैपिटल की डेफिशिएंसी को भी काउंट किया जाएगा। मतलब याद रखना, आपकी कैपिटल कितनी, कौन कितनी कैपिटल कम लेके आया था, वो भी उसका हिस्सा माना जाता है, पहली बात। तो लॉस कहां से पूरा होता है, लो समझना, स्टेप वन, नंबर वन, या तो कुछ प्रॉफिट तुम्हारा पहले का बचा हुआ है, कोई रिटेन प्रॉफिट बचा हुआ है, तो वहां से पिक कर दो। पहली बात तो प्रॉफिट होगा नहीं अगर लॉस कंडीशन तुम्हारे पास आ रही है तो, ठीक है। बट अगर उसमें से पूरा नहीं हुआ, नंबर टू, फिर आपकी कैपिटल को यूज किया जाएगा आपके लॉस को चुकाने के लिए, नंबर टू। नंबर थ्री, तब भी नहीं हुआ तो पार्टनर्स पर्सनल लायबल, आप जानते हो इंडिया में जनरल नेचर की पार्टनरशिप होती है, रिमेंबर। तो जहां पर मेंशन है कि ऑल द पार्टनर्स हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो पॉइंट इज गाइस, तो ऐसे केस में पर्सनल लायबिलिटी, घर से पैसा लाओ, आपकी पर्सनल असेट्स को भी उस लॉस को चुकाने के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, आगे आता हूं। अब आई पार्ट, अगर बात प्रॉफिट की है तो सर, तो प्रॉफिट में क्या अकाउंट होता है, प्रॉफिट इंक्लूड्स दी, लिख लो, प्रॉफिट इंक्लूड्स दी एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल भी लेके आया था तो वो भी इसके अंदर जोड़ा जाएगा लास्ट टाइम पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ध्यान रखना। तो पॉइंट आया, कैसे बचेगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यूज होगा पहला, सबसे पहले थर्ड पार्टी का जो लोन है उसे पे करने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, फिर पैसा बच गया प्रॉफिट का तो अपने पार्टनर्स का जो एडवांस है उसका इंटरेस्ट रेट है वो पे करने के लिए, लोन पे करने के लिए। नंबर थ्री, अब भी पैसा बच गया तो उस केस में पार्टनर्स की कैपिटल को पेमेंट करने के लिए, और अब भी बच गया तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या अपना इक्वल रेशियो, अगर रेशियो नहीं था तो इक्वल रेशियो में आप उसे डिवाइड कर सकते हो उस पूरे पैसे को। तो ये चार तरीके हैं प्रॉफिट बांटने के और लॉस बांटने के, डन है। अब बात आई कि अगर आपने डिसोल्यूशन के बाद में फर्म को बिजनेस बेच दिया, तो बिजनेस बेचने को बोलते हैं बेटा गुडविल बेचना। तो कॉमन सी बात है यार, अगर तुम फर्म डिसॉल्व कर रहे हो और बिजनेस बेच रहे हो एग्जांपल के लिए, मतलब डिसोल्यूशन में एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, से पार्टनर बोल रहा है बंद कर यार बिजनेस को, बेच देते हैं किसी को। तो अगर तुम बेचते हो तब क्या होता है बेटा, बेचते हो तो उस केस में आज यू नो दिस, उस अगले व्यक्ति के पास जो कि खरीद रहा है, परचेजर जो होता है, उसके पास अधिकार है कि वो आपके सेम बिजनेस को आपके ओल्ड नाम से कंटिन्यू कर पाएगा। सिंपल सी बात है, ओल्ड नेम का मतलब ही तो गुडविल है। उसने खरीदा क्या, खरीदा गुडविल खरीदी आपसे, नंबर वन। नंबर टू, वो आप अपने आप को आपके उस बिजनेस का मालिक घोषित कर सकता है और एडवर्टीजमेंट भी, ऐड भी वैसे कर पाएगा, रिमेंबर। अब आई बात, अगर पार्टनर्स ने बेच दिया तो क्या होगा, पार्टनर्स क्या सिमिलर बिजनेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, सेम नहीं कर सकते, सेम नाम यूज नहीं करोगे, सेम कस्टमर नहीं तोड़ोगे, लेकिन हाँ यू आर अलाउड टू कंटिन्यू सिमिलर बिजनेस। दूसरा, कंपटीशन भी कर पाओगे। नंबर थ्री, एडवर्टाइज भी कर पाओगे, लेकिन यू कैन नॉट यूज, आई कैन यूज द वर्ड, द सेम पार्टनर कैन नॉट यूज, गुडविल बेचने के बाद कैन नॉट यूज द ओल्ड नेम ऑफ द फर्म, अपने पुराने नाम को आप यूज नहीं कर पाओगे, ना ही उसकी संपत्ति यूज कर पाओगे। तो ये पार्ट किसके रिगार्डिंग है बेटा, कि आपकी अकाउंट सेटलमेंट कैसे होता है, लॉस हुआ तो क्या, प्रॉफिट हुआ तो क्या, गाइस डन है। अब बढ़ू आगे आता हूं, आगे मतलब खत्म ही हो गया पार्ट, लेकिन अभी कोई पार्ट बचा हुआ है। ये बात मैंने पहले पढ़ा चुका, हम लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं कि नॉर्मली पब्लिक नोटिस, हमने टॉपिक आया था पब्लिक नोटिस वाला पार्ट, मैं लिखवा चुका हूं इस पार्ट को, ये पढ़ चुके हैं। इफ यू वांट टू रीड इट अगेन पढ़ लो भाई। पब्लिक नोटिस देने के तरीके क्या क्या होते हैं, तो पॉइंट है भैया, चाहे कहानी हो रिटायरमेंट की, एक्सपल्शन की, डिसोल्यूशन की, माइनर की, नोटिस के दो तरीके हैं। पहली बात, ये किसके लिए बोला गया, ये बोला गया है अगर फॉर्म रजिस्टर्ड है, इफ रजिस्टर्ड, ये लिख लो इसके ऊपर, अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है तब, और ये कौन सी है, इफ नॉट रजिस्टर्ड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, तीन ही बात बताई, याद करो मैंने। रजिस्टर्ड फॉर्म को नोटिस देने के लिए तीन तरीके हैं, पहला दो तरीके हैं, पहला तरीका कौन सा है, फर्स्ट तरीका है हमारे पास में, रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा। सिंपल सी बात, जहां रजिस्ट्रेशन हो गया वहां रजिस्ट्रार को भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कॉपी सबमिट की जाएगी। नंबर टू क्या था, दो तरीके बताया ना, यहां पे याद करो कौन सा भाई, ऑफिशियल गजट, गवर्नमेंट जहां पर अपनी, हमारी देश की गवर्नमेंट जहां पर अपनी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है तो उसे बोलता है ऑफिशियल गजट। आई कैन यूज दी वर्ड, गवर्नमेंट का ऑफिशियल पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल पब्लिकेशन है, हमारे देश गवर्नमेंट का ऑफिशियल पब्लिकेशन हाउस है, उसी को ऑफिशियल गजट बोलते हैं बेटा। तो यहां भी कर सकते हो नंबर टू, या फिर दो दो एटलीस्ट, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर और एक लोकल लैंग्वेज पेपर के अंदर भी आप ऐड डाल सकते हो। तो ये कौन तरीका कौन सा है कि नोटिस देने का तरीका है। लेकिन अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो यूर ओनली हैविंग वन ऑप्शन, ऑफिशियल गजट और लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर के अंदर। यहां पर आपको इस केस में आपको जब फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं होती तो आपको रजिस्ट्रार को नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दैट इज नो नीड टू गिव द रजिस्ट्रार
नोटिस टू द रजिस्ट्रार, क्या रहेगा ये पॉइंट है, ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं कि पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाता है, और यहां पर फाइनली तुम्हारा पार्टनरशिप एक्ट खत्म होता है बेटा। तो 2 दिन के अंदर, हमारे 2 क्लास के अंदर हमारा पूरा पार्टनरशिप रिवाइज हमने कर लिया, जब किसी की जो रेगुलर क्लासेस हैं वो करीबन 10 क्लास बनती है मेरी, बट यहां पर आप लोगों के पास में मैंने पूरा पार्ट 2 क्लास में रिवाइज करवा दिया। अब कुछ क्वेश्चंस है वो भी कर लो यारो, ठीक है, आओ बात कर लेते हैं। ये कुछ नहीं है, वही पार्ट लिखा है भी, पब्लिक नोटिस देने का तरीका कौन सा है, हमारे कब देना नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है। आओ, तो यहां खत्म होता है हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन 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 आओ थोड़े क्वेश्चन आंसर राउंड हो जाए हमारे पास में, ठीक है। कुछ स्पेशल क्वेश्चन तुम्हारे लिए जो तुमने पढ़ा रिवाइज किया, चेक कर लो कितना समझ में आया। आओ बात करता हूं। फर्स्ट थिंग इज, मैं टिक कर दूंगा, सुनते रहना ध्यान से। फर्स्ट पार्ट, पहला क्वेश्चन है द पार्टनरशिप एक्ट 1992 क्या कहता है, स्पेसिफाई द मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। बताओ ना, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के रिगार्डिंग पार्टनरशिप एक्ट किसके बारे में बात करता है, दोनों के बारे में? नो, याद रखना, पार्टनरशिप एक्ट ओनली टॉक्स अबाउट द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, नॉट द मैक्सिमम नंबर। क्योंकि मैक्सिमम नंबर के बारे में बात करता है कंपनी एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में तो लिखा हुआ ही नहीं है भाई कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट कंपनी एक्ट में डिफाइन की गई है, नंबर 1। नंबर 2 पे आता हूं, एक पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए कितनी मिनिमम कैपिटल चाहिए होती है? आंसर इज देयर इज नो मिनिमम कैपिटल। पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। तीसरे पे आता हूं, फर्म का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव फ्रॉम कब होता है? अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन है तो कब से इफेक्टिव होता है? पहला, उस डेट से जिस दिन रजिस्टर आपकी स्टेटमेंट को अपनी एंट्री में फाइल कर लेता है, नंबर 1। हाँ एग्जैक्टली उस दिन से होता है बेटा, आप पढ़ चुके हो। रजिस्ट्रेशन किस दिन होता है? जिस दिन से आपका फॉर्म का, बाकी रीडिंग करना, जिस दिन रजिस्ट्रार ऑफ द रजिस्टर ऑफ द फॉर्म आपके फॉर्म के नेम की एंट्री रिकॉर्ड कर लेता है। नंबर 2, नेक्स्ट पे आता हूं, नो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, पढ़ना, no registration of firm does not affect the right of the firm to institute a suit for set off। भाई फुल सेटलमेंट करना चाहती है लेकिन आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में क्या है? तो केस किससे ऊपर नहीं होगा? अमाउंट से ऊपर नहीं होगा। आंसर इज क्लियर, 100 रुपए से ऊपर का केस आप क्लेम सेट ऑफ नहीं कर सकते, फर्स्ट आंसर। उसके बाद आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5 क्वेश्चन कह रहा है भैया, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म इफ पार्टनर रिटायर्स सच चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म रिक्वायर। बताओ, रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर पार्टनर रिटायर होता है तो क्या बोला? ए नोटिस सेंड टू द रजिस्ट्रार, न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, ये होगा, ये होगा। आंसर इज भैया, अगर फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो चुकी होती तो रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उसके रिटायरमेंट का। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। 6 क्या बोल रहा है, पढ़ना, इफ एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म इंटेंड्स टू फाइल ए शूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अनरजिस्टर्ड फॉर्म अगर थर्ड पार्टी पे केस डालना चाहती है तो कह रहा है इट शुड गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड बिफोर द फाइलिंग शूट। बताओ, थर्ड पार्टी पे केस डालने से पहले क्या फॉर्म जो कि अनरजिस्टर्ड थी उसे खुद को क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस, उसे पहले खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फॉल्स नहीं होगा, स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कहानी सही है कि भैया ऑब्वियस उसको पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी थर्ड पार्टी पे केस डाल सकते हो आप, अदरवाइज आपके राइट है ही नहीं। ओके, आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूं। क्या बोल रहा है? एनी पर्सन हु सप्लाइज फॉल्स इंफॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म। बताना, फॉल्स इंफॉर्मेशन देने पर क्या होता है? पनिशमेंट कितने की? बताना भैया। ऑब्वियस भैया 3 महीने की पनिशमेंट है। यू विल बी हैविंग पनिश इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 मंथ्स। इवन ध्यान रखना, 3 मंथ्स पनिशमेंट। ऑप्शन में भी लाइक दिस कि यहाँ पे दिया 3 महीने की पनिशमेंट, ऑप्शन बी दिया होता फाइन, ऑप्शन सी दिया था ईदर ए और बी, तो यू विल आंसर विल बी ईदर ए और बी देन। ठीक है, तो पॉइंट याद रखना कि आपके पास, आपको याद है पनिशमेंट क्या क्या मिलता है, सिर्फ जेल नहीं है, फाइन भी हो सकता है। ओके, आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ मुझे। एज पर सेक्शन नंबर 18 ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म फंक्शन क्या करता है भैया? वो एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। ऑब्वियस, फर्स्ट इज द राइट आंसर गाइस। आगे आता हूं, अब पढ़ चुके हो, हमने डे 1 पे फर्स्ट क्लास में लिख लिया था कि पार्टनरशिप एक्ट इज नथिंग, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी गाइस। याद है, मतलब एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। आगे आता हूं, क्वेश्चन 9 बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, इफ पार्टनर कमिट्स फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर फ्रॉड किया मतलब मिसकंडक्ट किया, तो मिसकंडक्ट में क्या पड़ गया था भैया? He shall indemnify to the firm for annual cost of the firm, not liable to partner only third party। भैया फर्म के लायबल होते हो, ध्यान रखना। अब बाकी के लायबल नहीं होते। लॉस किया है तो फर्म को नुकसान भरने पर आप उसे कंपनसेट करते हो। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भैया सुनो ध्यान से, पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ फर्म। बताना, ये तो पढ़ चुके टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, हम डे 1 पे पढ़ चुके हैं भैया। ये क्या था? इट इज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी गाइस, याद है? इम्प्लाइड अथॉरिटी, वेलफेयर नहीं है, उसको बेनिफिट हो सके इसके लिए काम करना होता है आपको। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ मेरे को। द लायबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट। बताओ, एक माइनर की लायबिलिटी कितनी होती है भैया? सिंपल सी बात है, हिज शेयर, हिज पर्सनल एसेट, क्या हिज शेयर इन द फर्म एज वेल पर्सनल एसेट, ये वाला नहीं। आंसर क्या आएगा? ओनली और ओनली रखना, ओनली उसके शेयर के लिए, हिज शेयर इन द फर्म। माइनर कभी भी पर्सनल लायबल होता ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। सी इज नॉट द राइट आंसर। आगे आता हूं, 12th पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है,
फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर्स द डिसीजन ऑफ द फर्म आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ, बताना बिजनेस के अंदर ऑर्डिनरी मैटर्स के ऊपर जब डिसीजन लिए जाते हैं तो वहां पे क्या चाहिए होता है, क्या मेजोरिटी चाहिए, नहीं चाहिए, ऑब्वियस भैया 75% लोग वहां पर एग्रीड होने चाहिए तभी आप डिसीजन ले सकते हो, नहीं ले सकते। ओके, क्वेश्चन 13 पे आता हूं। क्वेश्चन 30 कह रहा है पढ़ना, where a partner has advanced any loan to the firm and the agreement between provides for the interest, कोई लोन दिया था पार्टनर ने फर्म को और अग्रीमेंट में इंटरेस्ट के बारे में नहीं बता रखा था, बट यहाँ बताओ अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बताया कितना लगे, ऑब्वियस आपको पास सबको याद होगा 6% इज द इंटरेस्ट रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। ओके, आगे आता हूँ, कब बेटा, इफ नॉट अग्रीड, उससे पहले केस में। नेक्स्ट केस में आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आता हूँ। कह रहा भैया क्वेश्चन 14 बताओ मेरे को, बताओ। कह रहा सिंपल, ए माइनर में गिव पब्लिक नोटिस ऑफ इट डिसीजन टू कंटिन्यू विड्रॉ द फॉर्म ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। भाई मेजोरिटी गेन करने के बाद में उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, पढ़ चुके हैं, कब देना पड़ता है, विद इन कितना, विद इन 6 मंथ्स, एज यू नो दिस गाइस। ये सारे को अभी फायदा क्या मिल रहा है, कंसेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन भी क्लियर भाई। ठीक है, आगे आता हूं, क्वेश्चन 15 बताओ मेरे को। 15 क्वेश्चन कह रहा है पढ़ना। ओके, when a minor on attaining the age of majority has elected to become a partner, he becomes personally liable to third party। बताओ, एक बार जब माइनर पार्टनर बन जाता है मेजर होने के बाद में, तो अगर तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी कब से होती स्टार्ट होती है, अभी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बताओ, एक पार्टनर, एक माइनर जो पार्टनर बन गया तो उसकी लायबिलिटी कब से शुरू होती है, एडमिशन से, ये जिस दिन पार्टनर बना उससे। सर याद रखना, लिखवाया था रेट्रोस्पेक्टिव, ये वर्ड लिखवाया था मैंने, रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन। ऑलवेज रिमेंबर, कौन सा ए बी सी सी में लिखा हुआ है, जिस दिन से एडमिशन, जिस दिन से वो फॉर्म में आया था उस दिन से लाइबिलिटी स्टार्ट होती है, रखना। इट इज नॉट बिकॉज फ्रॉम द पार्टनर वाले डे से नहीं मिलती, जब एडमिट हुआ तब से लाइबिलिटी स्टार्ट होती है। क्वेश्चन 16 बताओ मेरे को। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टनर में नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फॉर्म बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर को फॉर्म से नहीं निकाल सकते, मेजोरिटी से क्या क्या चाहिए अब बताओ, क्या रिक्वायरमेंट थी, नंबर 1 अग्रीमेंट होना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 मेजोरिटी होनी चाहिए, नंबर 3 गुड फेथ होना चाहिए। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ये भी, तो आंसर क्या आएगा सर, डी इज द राइट आंसर गाइस। ओके, क्योंकि सिंपल सी बात है, माइनर को एक्सपेल करने के लिए तीनों रिक्वायरमेंट चाहिए हमारे पास में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए मेरे को। ए नोटिस इन राइटिंग बाय वन पार्टनर मस्ट बी गिवन टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। बताना, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए आप कौन सी फर्म होती है वो वाली, बताना कौन सी फर्म है जहां पर एक पार्टनर अगर बाकी पार्टनर नोटिस दे दे तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। आंसर इज क्लियर गाइस, कौन सा, ये हैपनिंग वाला भी नहीं है, विल वाला भी है, कौन सा है बताओ, ऑब्वियस आंसर इज विल। अभी पढ़ के आए हो, बाय नोटिस वाला पार्ट कहां पे आता है, पार्ट विल के अंदर होता है हमारे पास में। नेक्स्ट इज, एक फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व कब कहलाती है, अब बताओ, अभी पढ़ा है मोड आपने, चेक करो क्वेश्चन। ए फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व, कौन से दो केस पढ़े थे, दो केस चेक करो कहां पे, एडजुडिकेशन ऑफ एनी पार्टनर, नंबर 1, नंबर 2 डेथ ऑफ पार्टनर, तो हो ही नहीं सकता, एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ द पार्टनर बट वन इज इंसॉल्वेंट। ये दोनों कैसे यहाँ पे, एक वाला भी और ऑल वाला भी, तो आंसर क्या आएगा सर, सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट में टिक करके देना, फर्स्ट में ओनली एनी पार्टनर लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ओके, अगर ये नहीं मिलता तो टिक करते फर्स्ट वाला आंसर हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 बताओ मेरे को। कह रहा भैया, रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू रिमेन लायबल टू थर्ड पार्टी। रिटायरमेंट के बाद में रिटायरिंग पार्टनर लायबल होता है, इट मींस दैट पार्टनर विल बी होल्डिंग आउट, कौन सा, कब तक, कब होता है, ऑफ द फॉर्म कब बेटा, अंटिल ही प्रोवाइड पब्लिक नोटिस, एग्जैक्टली यही आंसर है, अंटिल ही प्रोवाइड पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट। नोटिस नहीं दोगे भैया आप लायबल रहोगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, पब्लिक नोटिस अंडर द पार्टनरशिप एक्ट इज गिवन फॉर द फॉलोइंग मैनर। बताना मुझे, नोटिस कैसे देते हो, अभी पढ़ के आए हो, पब्लिक नोटिस देने का तरीका क्या क्या है हमारे पास में, पहला बोला हमारे पास में, रजिस्ट्रार को दोगे, हाँ देंगे, ऑफिशियल गेजेट में दोगे, हाँ देंगे सर, न्यूज़पेपर में दोगे, हाँ देंगे सर। तो आंसर क्या है, डी इज दी राइट आंसर। और यहां पर भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म होता है, लेकिन मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप दोबारा से अपने भी आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा गाइस, ठीक है। तो सी गाइस, अगर कुछ पार्ट में डाउट रहा हो या कुछ क्लास कैसी लगी हो, ठीक है, ये पूरा एक्ट खत्म होता है, पार्टनरशिप एक्ट इज ओवर हियर, फास्ट ट्रैक रिवीजन पूरा फास्ट ट्रैक का पार्टनरशिप का हो गया। अब नेक्स्ट सेशन में मैं नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट करूंगा, तो मुझे प्लीज मेंशन कीजिएगा आप नीचे की आपको किस पार्ट पे पहले आपको चाहिए और अपकमिंग वीक में कितना चाहिए। ओके भैया, लो वीक दोबारा भी आने वाली है, बस इस लो वीक में लगातार मैं चाह रहा हूँ आपके मेजर पार्ट सारे कवर कर लूँ। तो बताइएगा मुझे क्लास कैसी लगी, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी मुझे वीडियो के बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं, ऑल द बेटर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर, बाय।